अस्सलामुअलैकुम जनाब। तादाद से एक बात समझ आ गई कि आप सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे क्रैश कोर्स को, आप ध्यान से देख रहे हैं कि कौन सा दिन अटेंड करने वाला है और कौन सा अटेंड करने वाला नहीं है। चैप्टर 2 वाले दिन अचानक से ड्रॉप नज़र आया था स्टूडेंट्स में, नॉलेज बेस सीधा सीधा था, रट्टे वाला छोटा सा चैप्टर, और आज सिर्फ चैप्टर 4 है। तो इसलिए आवाम में जो है ना, हालांकि मैंने सोचा था कि 4 से बेस बनाएंगे हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की, आवाम ये सोच के ही नहीं आई, उन्होंने कहा ये 4 है, जब कल सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होंगे तो कल आएंगे। आज मौसम भी ख़राब है इस वक्त, पता नहीं, मैं तकरीबन जब 1:15 बजे मैं कमरे में एंटर हुआ तो उस वक्त तो धूप थी और खूब बारिश का चक्कर नहीं था। इस वक्त बारिश हो रही है, बारिश या तेज़ बारिश, और जो कैट्स एंड डॉग्स वाली बारिश होती है, सिर्फ बारिश हो रही है। ठीक है जी। सोचें इतनी सब्जेक्टिविटी है कि क्लास में मौजूद अलग अलग लोगों को उसकी डेफिनेशन डिफरेंट लग रही है। कुछ के नज़दीक मूसलाधार बारिश है, कुछ के नज़दीक बारिश है, कुछ रिमझिम कह रहे हैं, कुछ कैट्स एंड डॉग्स वाली बारिश कह रहे हैं। तो वो जो है ना, तो समझ आ गया है कि आप लोग जो है ना प्रोफेशनल जजमेंट वाली साइड से फ़र्क हैं। तो इससे पहले कि आप लोग मज़ीद कोई जो है ना बात करें, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कल जो है वो हमने कुछ आसान सी बात पढ़ी थी, दिखने में तो आसान सी लग रही थी, फिर जब ड्राफ्टिंग के सेशन में गए उधर जाके भी आसान लगी, मज़ीद आसान लगी। मैं कहता हूँ लोड में जा दिया आपने। अगर आपको 560 आसान लगना शुरू हो गया है तो ये बड़ी कमाल बात है। अगर आपको 580 की सिनेरियो समझ आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी मज़े की बात है, 560 और 580 इन दो में से किसी एक से सवाल आ ही जाता है, और कभी बहुत मूड में हो तो दोनों से सवाल पूछ लेते हैं। यानी बड़ा ही मुश्किल कोई ऐसी अटैम्प्ट शायद आपको मिले जिसमें इन दो में से दोनों के दोनों मिस हुए हुए हैं, लेकिन ऐसी अटैम्प्ट्स आपको ज़रूर मिल जाएंगी जिसमें दोनों से सवाल आया हुआ होगा। तो 560 580 समझ आ गए हैं और ड्राफ्टिंग भी समझ आ गई है, तो ये तो बहुत बड़ी सक्सेस है माशाल्लाह। तो बस अगर आपको 705-6 के सिनेरियो सॉल्व करने आ गए हैं और चैप्टर 14 समझ आ गया है, तो आपने किताब के 2 बड़े चैप्टर्स में से या 2 बहुत अहम चैप्टर्स में से एक को तो फड़का फड़को दिया। चैप्टर 4 की बात करते हैं। चैप्टर 4 जो है, चैप्टर 4 में और एक बड़ी अच्छी खबर में एक चीज़ कॉमन है, 4। चैप्टर 4 में चैप्टर नंबर 4 है, और आपके जो दिन बच गए हैं वो भी 4 है। मैं हर दिन आपको याद कराता रहूँगा कि अब कितने मज़ीद दिन की आपकी दिक्कत रह गई है। तो अगर आप 4 मज़ीद दिन की दिक्कत उठाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ सेशन आप 80-90% कवरेज पे होंगे। लाइफ में इतनी मेहनत करनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं करनी होती, लेकिन इतनी करनी होती है। हम हर दिन सोचते हैं कि मेहनत करेंगे और हर दिन ये सोच के अगले दिन पे डाल देते हैं कि कल मेहनत करेंगे। अगर सही से मेहनत की जाए ना, मैं हमेशा मानता हूँ जो पढ़ता है वो हमेशा कम पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता वो हमेशा बहुत पढ़ता है। जो पढ़ता है वो कम पढ़ता है। हाँ, सीधी सी बात है, क्योंकि जो नहीं पढ़ता ना वो हर वक्त पढ़ने के बारे में सोच रहा होता है, और जो पढ़ रहा होता है वो उसने टू द पॉइंट पढ़ना होता है, और जब वो पढ़ लेता है तो वो फ्री हो जाता है। तो कोशिश करें पहली वाली कैटेगरी बने कि जो बस वो कम पढ़ता है, क्योंकि अगर ना पढ़ने वाली तरफ चले गए तो पढ़ना भी ज़्यादा पड़ जाना है। तो बेहतर है कि पढ़ लें ताकि ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। तो पढ़ें ताकि कम पढ़ें। अजीब ही बात है, ये फ़लसफ़ा ना आपको समझ आएगा छुट्टियों में, पेपरों की। जिस दिन आप पढ़ेंगे उस दिन कम पढ़ेंगे और ज़बरदस्त तैयारी होगी, और जिस दिन नहीं पढ़ा होगा ना उस दिन बिला वजह पढ़ी जा रहे होंगे लेकिन कुछ नहीं पढ़ा होगा। तो अजीब सी बात है ना, ये महसूस करके आपको समझ आएगी जब आप पूरा दिन किताब खोल के टकरे मार रहे होंगे और समझ कुछ नहीं आ रही होगी। और जिस दिन आप ऑर्गेनाइज पैटर्न के मुताबिक चल रहे होंगे, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। ऑडिट हम जितना पढ़ रहे हैं ना, यकीन माने घर जाके 2 घंटे भी शायद ज़्यादा हैं उतने को तेज़ी से रिवाइज़ करने के लिए। हाँ, अगर आप रट्टे का टाइम बीच में ऐड करते हैं, आप अगर सवाल हाथ से लिखने का टाइम ऐड करते हैं तो वो एक अलग चक्कर है। तो टेक्निकली समझें, यहाँ आपको पढ़ा के होमवर्क करा के घर भेजा जाता है। ड्राफ्टिंग वाली क्लास में लिखाई की भी प्रैक्टिस करवा दी जाती है, इधर जो है वो ज़बानी कॉन्सेप्ट की बात हो जाती है। खैर, जितना हमारे पास टाइम था उतना हमने गुजार लिया। अब आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 15 था, इसके अंदर जो रिपोर्ट है इसके कंटेंट याद करने हैं। अगर मैं कहूँ नहीं याद करने और पेपर में आ जाएं
तो भी गलत है। और अगर मैं कहूँ याद करनी है तो पूरी क्लास को मैं बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, जबकि शायद पेपर में ना आ रहा हो। इसके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी है 1.647%। ठीक है, ज़ीरो नहीं है, मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहा, बट नथिंग हैज़ कम टू माई अटेंशन दैट कॉज मी टू बिलीव कि आपसे ये रिपोर्ट पूछी जा सकती है। ठीक है, तो बस आप सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग ले लें कि खुदा ना खास्ता बहुत ही को मूड ख़राब हुआ उनका। अच्छा, मैं उन्होंने जो ग्रेड बनाई है ना, चैप्टर 14 की 700 सीरीज़ पकड़ी और चैप्टर 15 की पकड़ के एक 10 से 15 नंबर की ग्रेड बना दी। अब उस ग्रेड में गरीब 15 की बारी नहीं आती। 25 अटैम्प्ट्स में 4 सवाल, जिनमें से 2 आउट ऑफ सिलेबस थे, वो उस वक्त होता था, तो समझें तकरीबन 25 अटैम्प्ट में गिनती के 2 प्रॉपर सवाल है, वो भी रट्टे वाले सीधे सीधे से। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी भी नहीं पूछ सकते। उन्होंने आज से कोई शायद 28 या 29 साल पहले रिव्यू रिपोर्ट पूछी थी, उसके बाद नहीं पूछी। ऑडिट रिपोर्ट भी आखिरी दफ़ा उन्होंने कोई 24-25 अटैम्प्ट्स पहले पूछी थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ज़माना बढ़ता जा रहा है, आप लोगों का ज़माना आता जा रहा है, एग्जामिनर को समझ आ गया कि इनसे मेहनत नहीं करवानी है, जो है ना बिल्कुल कोई पास ही नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा मुनासिब पेपर बनाते आ रहे हैं। ये वो पेपर ही नहीं जिनके इतने अच्छे रिजल्ट आए। MFA ऑडिट ये बड़े जालिम पेपर होने चाहिए, लेकिन इनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। MFA में तो 53% पे चला गया ICAP। 53% का मतलब है जो पानी पीने के लिए भी आया था उसे भी पास कर दिया। मैं देखें ना, जितने लोग दाखिला भेजते हैं उनमें से तकरीबन कोई 10-15% तो पहुंच ही नहीं पाते उस दिन। 5% को अचानक से बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, 10% की नींद पूरी नहीं हुई होती, 15-16-20% ऐसे हैं जिनकी तैयारी बहुत ही हल्की होती है। तो जो मुनासिब तैयारी करके गए होते हैं वो मुश्किल से 50% लोग होते हैं, और पास कर दिए 53%। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे अटेम्प्ट किया था 43 नंबर का और पेपर पास हो गया। तो आपकी ICAP आप पे रहम दिली करता है। ICAP कई जगह आपको बेनिफिट देता है। MFA के पेपर में एक सवाल में एक छोटा सा टेक्निकल एरर था जो ICAP के सामने आया, तो ICAP ने उस सवाल में टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरा अंदाज़ा है कि उन्होंने सबको ग्रेस मार्क्स दिए हैं, क्योंकि उस सवाल में टेक्निकल एरर था। तकरीबन तीसरा शायद सवाल था जो थोड़ा सा बड़ा करके था, जिसका एक बड़ा सा टेबल बनाना था। अब मुझे एग्जैक्टली वो सवाल की वो याद नहीं है, लेकिन जिसके अंदर आपने उसको डॉलर से मल्टीप्लाई करके, नहीं किसी करेंसी से मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट निकालनी थी। तो इस तरह से एक सवाल था जिसमें वो अमाउंट मल्टीप्लाई करके उसमें जो मल्टीप्लिकेशन है उसका कोई मसला था। चेक करें, पास करके भी बैठे हैं, पता ही नहीं लगा कि एरर था सवाल में। तो तभी तो सबको ग्रेस मार्क्स मिल गए ना, तभी तो मोज़ेज़ बन के सारे बैठे हुए हैं MFA पास करके। तो ICAP ना हिसाब रखता है, वो जो है ना पास कर देता है। और आपको कितने ऐसे मिले होंगे जो 43 पे कोर्स पास किए, जिन्होंने अटेम्प्ट ही 43 का किया था, पास कर गए। 47 का करके पास कर गए, 45 का करके पास कर गए। क्यों? क्योंकि पेपर की सेटिंग में ग्रेड उन्होंने बुरी तरह से उजाड़ दी थी और डिसीजन मेकिंग को ओवर एम्फसाइज कर दिया था। जब उन्हें एहसास हुआ तो फिर उन्होंने उसकी मॉडरेशन की और उस चीज़ का इम्पैक्ट बच्चों को ट्रांसफ़र किया, उसके बेनिफिट दिए बच्चों को। और हमें ICAP बुरा लगता है। ओ भाई, इतना रिज़ल्ट तो 5वीं क्लास के उसमें नहीं आता, इतना अच्छा रिज़ल्ट 8वीं के बोर्ड में इतना परसेंटेज रिज़ल्ट नहीं आता जितना MFA में देना शुरू कर दिया ICAP ने, फिर भी उस आले में। ये ऑडिट जो है ना, ये एक ज़माने में बड़ा भयानक पेपर होता था। तभी मैं कह रहा हूँ ना, आहिस्ता आहिस्ता तो बहुत आसान करते जा रहे हैं। एक ज़माने में था, मुझे याद है 2011 में एक अटैम्प्ट थी, उसमें 61 बच्चे पास हुए थे पूरे पाकिस्तान में। तो हम लोग ना बड़े फ़ख्र से फिर रहे थे, हमारे 9 बच्चे पास हुए थे। तो हम कहते हमारा तो भाई हमने लुढ़ मचा दी है। 450 बच्चे पढ़ के गए, 9 बच्चे पास हुए, 61 टोटल उन लोगों में से जो पूरे पाकिस्तान में पास हुए। तो उस वक्त क्या होता था कि एक ख़ास टाइम में ना ICAP इंस्टीट्यूट वाइज रिजल्ट देता था, तो दिस वाज हाईएस्ट। पूरे पाकिस्तान में मैंने टॉप किया था 9 बच्चे ऑडिट के पास। ठीक है, ऑडिट पे ये टाइम गुजरा है। ऑडिट इतना जालिम भयानक पेपर हुआ करता था
फिर उन्हें समझ आ गया कि ये वो बच्चे ही नहीं रहे जिनके ऊपर हम अपने शौक़ पूरे करें। वो ज़रा सा भी पेपर में थोड़ी सी कोताही हो जाए, थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाए, वो फ़ौरन से उसकी कंपनसेशन दे देते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखा करें, पेपर देने के बाद आप लोगों को एक लिंक पे जाके फ़ीडबैक देने की ऑप्शन मिलती है, ज़रूर दिया करें। कॉस्ट में मैं इतने बच्चों से कहा था कि ज़रूर फीडबैक दें, क्योंकि हमारा फीडबैक समझा जाता है कि शायद हम ये कह रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ाया था, हमारे बच्चा फेल ना हो जाए, तो हमने इसलिए फीडबैक दे दिया। जो हम कहते हैं ना आपका पेपर सही नहीं था, इसमें ये मसला था, ज़रा गलत सेट हुआ था, ओवर सेट हुआ था, तो हमारे फीडबैक को थोड़ा सा भाव देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन जब एक मैथ्स लेवल पे स्टूडेंट्स फीडबैक देना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, तो उन्हें समझ आती है कि वाकई कुछ गलत हुआ है। तो ज़रूर ऑफिशियल तरीके से फीडबैक दिया करें। वो जो आप फेसबुक पे जाके फीडबैक देते हैं वो उसको कोई काउंट नहीं करता। आप पोर्टल पे जाके आपको जो लिंक मिलता है, आपको जो फीडबैक करने की ऑप्शन मिलती है, वहाँ जाके ज़रूर फीडबैक दिया करें। खैर वापस आते हैं, जितना टाइम हमारे पास बर्बाद करने के लिए था वो हमने कर दिया। अब चैप्टर 4 की तरफ आते हैं। चैप्टर 4 इज़ अबाउट ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस कहाँ से आता है, ऑडिट एविडेंस कितनी तरह का होता है, ऑडिट एविडेंस हासिल कैसे करते हैं, ऑडिट एविडेंस हासिल करने के लिए सैम्पलिंग कैसे की जाती है, सैम्पलिंग के रिजल्ट्स किस तरह से प्रोजेक्ट होते हैं, फलाना काम कैसे होता है, फलाना काम कैसे। बहुत तसल्ली से इस चैप्टर ने डिस्कशन की है। इस चैप्टर में 2 आसान छोटे स्टैंडर्ड्स हैं और एक बड़ा स्टैंडर्ड है। सैम्पलिंग बड़ा स्टैंडर्ड है और जो आसान छोटे से स्टैंडर्ड हैं वो डॉक्यूमेंटेशन का है और ऑडिट एविडेंस का है। मैं डॉक्यूमेंटेशन के साथ ऑडिट एविडेंस में थोड़ी सी सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स की बात करनी थी, लेकिन आज मुझे नंबर से नज़र आ रहा है कि लोग ये सोच के नहीं आए कि आज सिर्फ उसकी थ्योरी डिस्कशन होगी, तो कोई बात नहीं, हमारे पास कल भी टाइम होगा, कल हमने सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स पे बात करनी है। तो वो लोग जो कि ऑडिट में परेशान हैं और जिनको सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स से बड़ी परेशानी रहती है, कल का लेक्चर ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि हो सकता है कि आपने एक लंबे तरीके से सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बनाने को याद किया हो, बट हो सकता है शायद हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका हो जिससे आप थोड़ी सी मेहनत करके ज़्यादा से सब्सटैंटिव प्रोसीजर बना दें। तो सब्सटैंटिव प्रोसीजर इज़ द लेक्चर जो हमें डिफरेंशिएट करता है, जिसमें हम कम मेहनत करके ज़्यादा अच्छी तैयारी करा देते हैं। तो कल का लेक्चर कोशिश करना है कि वो लोग जिन्होंने पहले इधर से नहीं पढ़ा हुआ वो कल का लेक्चर ज़रूर ले लें, हो सकता है आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाए। अब हम बात करने लगे हैं डॉक्यूमेंटेशन की। ISA 230 डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि हर चीज़ को लिख के करो, हर चीज़ को नोट करो। ऑडिटर जब भी काम करे तो हैपहैज़र्ड ना करे। याद है हम तो इंटरनल ऑडिटर के बारे में भी कहते थे कि सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच होनी चाहिए उसकी, और मैं खुद हैपहैज़र्ड काम करूं तो मज़ा तो नहीं आएगा। तो आइडियली ऑडिटर को क्या चाहिए, वो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट करे। हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करने से क्या फ़ायदा होगा, हर चीज़ को लिखत पढ़त करने से क्या फ़ायदा होगा, एविडेंस रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा, अल्फाज बदल दिए गए, बस कम वक्त में काम हो जाएगा, लीगल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी, अपने ही लिखे हुए को बार बार देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, रेफरेंस करना आसान है जी। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने जब काम देखना है तो उसको मिल जाएगा आपके वर्किंग पेपर्स, पार्टनर ने जब आपका काम देखना है उसे पता लग जाएगा। नेक्स्ट ईयर के ऑडिटर को बड़ी हेल्प हो जाएगी। ये जुमला आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, जब आप फर्म में जाएंगे ना, ये बहुत कीमती जुमला है, क्योंकि जब आप ऑडिट शुरू करते हैं ना तो हर बंदे को तलाश होती है पिछले ईयर के वर्किंग पेपर। वो उसे पकड़ते हैं, उन एक्सेल की फाइलों को अपने पास रखते हैं, एडिट करते हैं, सारे ईयर चेंज करते हैं, सारा कुछ पहले से लिखा हुआ होता है, बस इस दफ़ा का सैंपल चेंज करके नया सैंपल डालते हैं और ईजी हो जाते हैं। ना एक्सेल पर रंगबाजी करनी पड़ी होती है, ना नई लाइन्स लगानी पड़ी होती है, मतलब बहुत सारी मेहनत जो पहली दफ़ा वाले ने कर ली है, उसके बाद अगली दफ़ा वाले तो पिछले दफ़ा के पूरे फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अगले साल भी काम आ जाता है और डायरेक्शन मिल जाती है, आपको फोकस मिल जाता है, आपको याद नहीं रखना पड़ता आपने क्या क्या किया है, आपका काम चेक किया जा सकता है। और कल को आप कहीं अदालत में फंस गए और किसी ने कहा जी इस ऑडिटर ने तो गलत ओपिनियन दी थी, आप कहेंगे देखिए मेरे वर्किंग पेपर ये सबूत ये सब साफ जाहिर कर रहे हैं कि काम सही से हुआ था जी। प्लानिंग वगैरह में भी हमें हेल्प मिल जाएगी इससे। अब अगला सवाल, क्या क्या डॉक्यूमेंट करें? हर चीज़ डॉक्यूमेंट करें। क्लाइंट का ट्रायल, क्लाइंट के अकाउंट्स, एंगेजमेंट लेटर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर और क्लियरेंस लेटर, वो जो दूसरे ऑडिटर से पूछा जी, एक्सटर्नल कंफर्मेशन जितने हमें खत आए वो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की हमने बात कर ली, रिलेटेड पार्टी भी जो काम किया,
जो सैंपल उठाया, सैंपल पे जो काम किया। जी, गोइंग कंसर्न के ऊपर जो असेसमेंट की है वो उसका डॉक्यूमेंटेशन। मतलब आप अगर सारे स्टैंडर्ड भी सोचना शुरू कर दें तो आपके पास बहुत सारा मसाला आ जाएगा। क्लाइंट के मेमोरेंडम, क्लाइंट के आर्टिकल्स, क्लाइंट के फ्लो चार्ट्स वगैरह, क्लाइंट के डिफरेंट तरह के सिस्टम्स, उस सिस्टम्स पे आपका किया हुआ काम, ये सारी चीज़ें हैं जो आइडियली आपको करनी चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है, हम एक परमानेंट फाइल बनाते हैं जिसमें वो चीज़ें रखते हैं जो बार बार बहुत तेज़ी से नहीं बदलनी। मेमोरेंडम आर्टिकल डाल दिया, हर साल का सिर्फ अकाउंट्स उसमें डाल दिए और ऑडिट रिपोर्ट। और जो चीज़ हर साल बहुत ज़्यादा चेंज होगी उसको हम डाल देते हैं करंट फाइल में। फॉर एग्जांपल हर साल की सेल्स की फ़ाइल अलग होगी, अगले साल की सेल्स की फ़ाइल फिर अलग होगी। तो हर साल कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो दोबारा नए सिरे से बनते हैं और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो पिछले साल वाले ही एज इट इज़ चल रहे होते हैं। तो आपने दो तरह की फाइल्स बनाई होती हैं, कुछ परमानेंट किस्म की फाइल्स होती हैं जो ज़्यादा चेंज नहीं हो रही होती हैं, और कुछ टेम्परेरी फाइल्स होती हैं या करंट फाइल्स होती हैं जो ज़्यादा बार बार चेंज हो रही होती हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन किस फॉर्म में करनी है? फिज़िकल फाइलें बनाएं, उसमें कागज़ लगाएं, उस पर पेन लगाएं, उसको फिज़िकली रखें। दोनों ऑप्शन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, फिज़िकल भी हो सकता है। तो ये कैसे पता लगेगा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जाना है या फिज़िकल की तरफ? डिपेंड करता है किस पे? एरिया पे डिपेंड करता है। क्लाइंट के पास डाटा किस फॉर्म में मौजूद है, उनका निज़ाम किस तरह का है, हमारी फर्म के पास क्या रिसोर्सेज हैं, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारे पास चीज़ें किस तरह से हैं, तो इस पे फ़र्क पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक अगर हम डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें तो इसके कोई फ़ायदे भी होंगे। अब ये तकरीबन सारा स्टैंडर्ड ऐसा है जो खुद से समझा बोला जा सकता है। एक आध एंड के करीब छोटी सी बात है जो जहन में रखने वाली है, बाकी सारी बातें जेनेरिक हैं। क्या फ़ायदा होगा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन का? एक्सेल वर्ड पे डॉक्यूमेंटेशन का ट्रांसफ़र इजीली हो जाएगा, देर तक संभाल के रख सकते हैं, चेंजेस करना बड़ा आसान हो जाएगा। आपने चेंज करनी है फार्मूले में, नई चीज़ को दी से पिक कर लेंगे, जगह कम लेगा, कॉस्ट कम लगेगी, सिक्योर हो सकता है, डिपेंड करता है अगर आपने आईटी कंट्रोल्स अच्छे लगाए हुए हैं उस पर। एक्सेस इजीली हो सकता है, कहीं भी रिमोट लोकेशन में बैठा हुआ बंदा भी एक्सेस करना चाहे तो एक्सेस कर सकता है। ट्रांसफ़र वाली बात हो गई। बैकअप लेना आसान है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, ज़्यादा डिसेंट है, ज़्यादा अच्छे तरीके से क्रॉस लिंक हुआ हुआ है, ज़्यादा मैथमेटिकली एक्यूरेट है, आपको मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करनी है, एक्सेल सारे काम करके दे रहा है, सॉफ्टवेयर सारे काम करके दे रहा है, तो कम मेहनत लगेगी, कम दिक्कत लगेगी, ज़्यादा खूबसूरत होगा, ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक वे में काम करेंगे। उसको बाद में रिकवर करना जो है वो भी ईजी होगा, बैकअप्स वगैरह के फॉर्म में भी। तो इलेक्ट्रॉनिक के अपने फ़ायदे हैं। अब स्टैंडर्ड में एक जुमला लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, ऐसी हो जिसको देख के पता लग जाए आपने क्या काम किया था। तो ऐसे मुझे कागज़ बड़ा पसंद है जो आईके अपने एग्जाम्पल के तौर पे अपनी किताब में दी है, जैसे एक कागज़ को देख के मोटा मोटा समझ आ जाता है कि वो बंदा क्या काम कर रहा था, किस तरह से कर रहा था। रेगुलर क्लास होती तो मैं ज़रूर उसके ऊपर आपको पहले बैठ के कहता कैसे पढ़ें, फिर आपसे पूछता कि आपको समझ आई या नहीं आई, लेकिन अभी वक्त कम है तो एक दफ़ा सामने स्क्रीन पर दिखाता हूँ। 1-3 हमने ऑफ करना है। ये एक कंपनी है, क्लाइंट ABC लिमिटेड है, ऑडिट वर्किंग पेपर है, सब्जेक्ट क्या है ट्रेड पेबल, पीरियड एंड है 31 मार्च 2024। प्रिपेयर की है DG नामी शख्स ने, जिसका नाम इसके इनिशियल D और G होंगे, जैसे हमने रेगुलर क्लास में कहा था डेरा गाजी, और रिव्यूड बाय TR, जो उसका कोई भी नाम हो सकता है। किस दिन उसने बनाए थे और किस दिन रिव्यू हुए थे वो इस पे आ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एंश्योर ट्रेड पेबल इज़ फेयरली स्टेटेड। वर्क परफॉर्म, आपने सैंपल उठाया 5 ट्रेड पेबल्स का 31 मार्च पे और रिकनसाइल कर दिया सप्लायर स्टेटमेंट को ईयर एंड के ट्रेड पेबल से, और रिकनसाइलिंग आइटम वर वाउच टू सोर्स डॉक्यूमेंटेशन। सोर्स डॉक्यूमेंटेशन तक जाके पढ़ा, आपके पास ये रिजल्ट आया। आपने 5 क्लाइंट्स चूज़ किए, 5 को पेबल लेजर में टिक लगाया। इस टिक का मतलब यहाँ कहीं लिखा हुआ होगा आपने, ये जी उल्टा वाला टिक, इसका मतलब है एग्री टू पेबल लेजर। पेबल लेजर में इतना आ रहा था, सप्लायर की स्टेटमेंट में इतना आ रहा था, आपने दोनों को मैच किया और देखा कोई डिफरेंस तो नहीं, डिफरेंस नहीं था, आपने टिक लगा दिया, डिफरेंस नहीं था, टिक लगा दिया। टिक का मतलब क्या है? एग्रीड। यहाँ 100 का डिफरेंस आया और यहाँ 800 का डिफरेंस आया। 100 के डिफरेंस के लिए नोट 1 लिखा और 800 के डिफरेंस के लिए नोट 1। वाउच टू क्रेडिट नोट, हमने पीछे जाके क्रेडिट नोट को वाउच किया, वोचर तक गए, क्रेडिट नोट के टाइमिंग डिफरेंस था, कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। टाइमिंग डिफरेंस उन्होंने चला दिया होगा, हम तक लेट पहुंचा होगा या इस तरह से करके,
तो ये जनाब टाइमिंग डिफरेंस था, इस पर कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो 800 है इनवॉइस फ्रॉम एन लिमिटेड, वो करेक्टली अकाउंट फॉर नहीं हुई और उसकी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ये एरर है और ये सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है, तो ये ओके है। लेकिन 800, तो ये भाई साहब ने क्या कहा, उसने कहा 800 से परचेजेस को डेबिट कर दो और ट्रेड पेबल को क्रेडिट कर दो। आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट डिस्क्राइब अबव, ट्रेड पेबल इज फेयरली स्टेटेड। कुछ जगह ट्रायंगल भी बना हुआ है, नीचे में बताया है कास्ट एडिशन चेक। कास्टिंग की ऑडिटिंग का जार्गन है, इसका मतलब होता है हमने एडिशंस को चेक किया है। यानी कि इतने से सफ़े को देख के हमें समझ आ गया कि कौन बना रहा है, कौन से क्लाइंट के लिए बना रहा है, किस एरिया के लिए बना रहा है, क्या सैंपल उठाया है, क्या सोचा है, क्या पर्पज़ है, सैंपल में कौन सी चीज़ें हैं, सैंपल में काम किस पे किया है, मसले कहाँ निकले, मसलों को रिजॉल्व कैसे किया, और अल्टीमेटली हम इस एरिया के बारे में क्या राय रखते हैं। हम इस बंदे से ज़िंदगी में कभी नहीं मिले, लेकिन इसके कागज़ को देख के हमें समझ आ गया इसने क्या काम किया। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जी 1 ज़ाकला। इस डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी ये है कि हमें इसे देख के समझ आ गया कि क्या हुआ। मैं अक्सर कहता हूँ कि दिस शुड बी द क्वालिटी ऑफ योर आंसर स्क्रिप्ट। आपके आंसर को देख के समझ आ जाए एग्जामिनर को कि लाइक बचा है या ना लाइक बचा है, इसे सवाल समझ आया था या नहीं आया था, इसे जवाब आता है या नहीं आता, ये जवाब बता पाया है या नहीं बता पाया, इस बच्चे को पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप एग्जामिनर के साथ तो नहीं है, उसका कंधा हिला के थोड़ी बताएंगे मैंने सवाल को यूँ पढ़ा था तो मैं यूँ सोच रहा था, देखो यार तुम ज़रा ख्याल रखना। उसने आपके आंसर को चेक करना है, आपका आंसर बोले, बातें करे, एग्जामिनर को समझ आए कि हाँ भाई ये बंदा ये कहना चाह रहा है और इस तरह से कहना चाह रहा है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, सिनेरियो को एक्सप्लेन करते हुए ना आधी बात लिखते हैं आधी नहीं लिखते। एक दफ़ा एक बच्चे का पेपर चेक करके मैंने कहा भाई बात क्यों नहीं लिखी, उसने कहा सर वो तो पता होगा एग्जामिनर को, उसी ने तो सवाल बनाया था। अब भाई उसे तो पता होगा, लेकिन आपने उसे बताना है कि आपको समझ आई है या नहीं आई है। ये बंद हो गया ना, अच्छा माइक थोड़ी देर ही चल सकता था, मेरी किस्मत में बहुत देर तक अच्छा माइक नहीं था शायद। आवाज़ आई है, कोई बात नहीं, खैर है, बच्चे का में काम चल जाएगा। चल पड़ा था, चल पड़ा था, चले मुझे नियत का सवाब मिल गया। अभी चल रहा है। ये माइंड के साथ ना लहरें आपस में टकरा जाती हैं। वो कहते हैं एक वक्त में दो हाई फ्रीक्वेंसी चीज़ें ना वो मुश्किल हो जाएगी। माइंड में इस वक्त जोश है ना बच्चों को सिलेबस ख़त्म कराने का। अच्छा जी, क्या एंड तक आवाज़ आ रही है? एंड तक आवाज़ आ रही है। तो अब हमने कहा कि आपका पेपर भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, कि देख के समझ आ जाए कि एजम्पशन आपको आती थी या नहीं आती थी, आपको सवाल समझ आया था, आपको जवाब आता था, आपको लिखना आता है, क्या आपको पास होना चाहिए। तो वर्किंग पेपर की क्वालिटी होनी चाहिए कि देख के मज़ा आ जाए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वर्किंग पेपर आपने जो बनाने हैं, कब बनाने हैं? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बनाने हैं। प्लानिंग से लेके ये आपके कागज़ शागज़ आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ ऑडिट आपको इनको ऑर्गेनाइज करना है। होता क्या, पूरे ऑडिट आपके कागज़ बिखरे हुए हैं, आधी चीज़ें लैपटॉप में, आधी कागज़ पे लिखी हुई हैं, आधी क्लाइंट से पूछी थी, कुछ की फ़ोटोकॉपियाँ करानी है, कुछ की रहती हैं, कुछ पे निशान लगाए हुए हैं, कुछ को अपने पास रखा हुआ है। तो मेज़ पे हर तरफ कागज़ ही कागज़ बिखरे हुए हैं, आधे कुछ फाइल्स में, आधी आपकी एक्सेल की शीटें बनी हुई हैं। ऑडिट ख़त्म होने के करीब है, पार्टनर आया, उसने सारे लोगों से सारी चीज़ें पूछी, सब लोगों ने सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से बता दी। अब ऐसा नहीं है कि वो साइन करके चला जाए और हम सारे कागज़ उठा के फेंक दें। ऑडिट हो जाने के बाद भी हम लोगों ने कुछ टाइम लेना है, 1-2 महीने का, और हमने उनको अब अरेंज करना है, उनको असेंबल करना है, उनको तरतीब से लगाना है, उनको सीरियल नंबर अलोकेट करना है। एक्सेल है तो उसमें लिंक्स लगाने हैं, डिसेंसी बनानी है, कब कंप्लीट हुआ, कब रिव्यू हुआ, वो तारीखें डालनी हैं, एंड पे इस तरह के कमेंट्स लिखने हैं कि हाँ भाई अब हम मुतमईन हैं, और इस तरह से करके। तो एंड ऑफ ऑडिट पे एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल। आप फाइनल ऑडिट फाइल को इकट्ठा करते हैं, फिजिकल फॉर्म में है तो इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करके आप अपने गोदाम में जमा करा देते हैं फर्म के, और अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो आप सारा इकट्ठा करके सारे लोगों से उनके एरियाज़ पकड़ते हैं, उन एरियाज़ को एक बड़ी फाइल में अटैच करते हैं और अपने सॉफ्टवेयर पे रेलेवेंट जगह पे जाके चीज़ों को अटैच कर देते हैं, और उसके बाद आप अपनी एक्सेस ख़त्म कर देते हैं। क्या वो वहाँ चले गए? ये कहलाती है असेंबली। ऑडिट होने के बाद भी यू आर अलाउड कि आप बाद में अपने ये वाले काम पूरे करें। क्यों? क्योंकि अगली दफ़ा वाला जब बंदा आएगा तो उसको ऑर्गेनाइज हुआ हुआ डाटा मिले। आपने तो उस वक्त बहुत हैफेज़र्ड में ऑडिट ख़त्म किया। ये ऐसे ही है जैसे पूरा सेशन आप पढ़ते रहे, कभी आपको कोई टेस्ट मिला, कभी आपके हाथ में कोई कागज़ था, कभी किसी टीचर ने कोई सवाल कराया, आपने किसी रजिस्टर पर कर लिया, कभी कहीं, कभी किसी तरह से। अब एक दिन आपको छुट्टियाँ शुरू हुई और फिर अब आपने सोचा कि अब मैं बैठ के रिवाइज़ करूँगा।
वो दिन आप असेंबली करेंगे तो अगले दिनों की रिवीजन बड़ी अच्छी होगी। असेंबली का मतलब आप उस सब्जेक्ट की हर चीज़ जो जिस रजिस्टर जिस जगह जो कागज़ जो चीज़ जहाँ पड़ी हुई है उन सबको पहले इकट्ठा करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। जब वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा अब आपके लिए ईजी है। वरना क्या होगा, हर अगले दिन आप कहेंगे आज ये टॉपिक करना है, ओए इसका सर ने कागज़ दिया था, ओए वो कागज़ तो कयूम के पास रह गया, ओए अब क्या होगा, कल करेंगे। व्हाट्सएप, फेसबुक, ये आपने इसलिए उठाया कि आपने कयूम को मैसेज करना है, अब्दुल कयूम को। लेकिन अब्दुल कयूम की बारी तो बहुत बाद में आएगी, ठीक है, वो तो शायद सबसे एंड पे आए और अल्लाह करे आपको याद रह जाए कि आपने मोबाइल अब्दुल कयूम को मैसेज करने के लिए उठाया था। लेकिन 1.5 घंटे बाद जब आप मोबाइल साइड पर रखेंगे तो सोचेंगे कि कुछ मिसिंग है। हाँ ठीक है, ऑडिट तो तैयार हो गया, अब दूसरा वाला सब्जेक्ट उठा के तैयार करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो अगली दफ़ा ये आपकी अपनी रिवीजन को ख़राब कर देगा। टेस्ट आपने साथ साथ देते गए, आप चीज़ें इकट्ठी करते गए, अगर आपने सही से ऑर्गेनाइज नहीं रखा तो आप ही की अपनी रिवीजन भी ख़राब हो जाएगी। तो फिर एक एंड पे असेंबली होगी और असेंबली के बाद ऑडिटर सारी चीज़ों को डिसेंट तरीके से करके अपने रिकॉर्ड्स में जमा करा देगा। अगली दफ़ा वाले आके वो रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा रिकॉर्ड जमा कराने के बाद और अगली दफ़ा वालों के आने से पहले अगर कोई एक्सेप्शनल चेंज आ गई, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आ गया, कोई अचानक से मेमोरेंडम में कोई चेंज आ गई, क्लाइंट की वो पॉलिसी में चेंज आ गई, कोई एंगेजमेंट लेटर रिवाइज हो गया, अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन में मॉडिफिकेशन करनी पड़े तो स्टैंडर्ड ने क्या अलाउड तो है, लेकिन अब पूरा उसका लॉग मेंटेन करें। किस बंदे ने कौन से महीने की कौन सी तारीख को कौन सी फाइल निकलवाई रिकॉर्ड में से, उसमें कौन सी चेंजेस की, किस मैनेजर ने अप्रूव किया, किस ट्रेनी ने वो चेंजेस की, कौन से सफ़े माइनस हुए और कौन से सफ़े अंदर दोबारा डाले गए और उसके बाद रिकॉर्ड दोबारा कब रखा गया। आप इसका लॉग मेंटेन करेंगे। अगर आपने सॉफ्ट में जमा कराए हुए हैं तो उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करेंगे, एक खास एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड से आप उसको डाउनलोड करेंगे, फिर उसमें से एक फ़ाइल पकड़ेंगे, उस फाइल में चेंज करेंगे। आपको लॉग मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक केस में तो ये खुद ही एक्सेल या आपका सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होगा कि कौन से लॉगिन से कौन से बंदे ने कब कौन सी चेंज यहाँ पे की। तो मॉडिफिकेशन अगर होती हैं तो आप उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। ये वर्किंग पेपर हमारी फ़ाइल है, ये क्लाइंट की फ़ाइल नहीं है, तो ये हमारी कस्टडी में होनी चाहिए, हम क्लाइंट को नहीं देंगे, ये हमने संभाल के रखना है। अब कितने अरसे तक संभाल के रखें, तो ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड कहते हैं कि कम से कम 5 साल तक संभाल के रखो। अगर तुम्हारे मुल्क में कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है तो मरे से मरे 5 साल की रिक्वायरमेंट है। अब पाकिस्तान में कंपनियों के रिकॉर्ड संभाल के रखने की रिक्वायरमेंट चूंकि 10 साल है, तो हम इखलाकी बेसिस पे कंपनियों के ऑडिट के रिकॉर्ड ऑन अ वेरी सेफर साइड 10 साल तक संभाल के रख लेते हैं, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट कंपनी वालों को, ऑडिटर को नहीं है। लेकिन ऑडिटर, क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड अगर मौजूद होंगे और ऑडिटर के रिकॉर्ड मौजूद नहीं हो तो क्लैश आ सकता है। तो एहतियातन हम 10 साल तक कंपनीज एक्ट वाली बात को फॉलो करते हैं, अदरवाइज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने मिनिमम टाइम बताया है 5 साल का। डन, जल्दी से देखते हैं स्टैंडर्ड को मुकाते हैं जी। 1 जी 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 डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर अपने पास रखेगा, ये ऑडिटर की कस्टडी में होंगी, ऑडिटर की एसेट है, ऑडिटर के पोजीशन में है, क्लाइंट को हम नहीं देंगे। अगर उन्हें दे दिया तो उन्हें पता लग जाएगा कि हमने काम नहीं किया, तो ये आपने कभी भी क्लाइंट से नहीं शेयर करना है, ठीक है, ये फर्म का राज है, अपने पास रखने हैं। जी, अपने पास रखने के क्या अलग से कोई पैसे हमें मिलेंगे? नहीं, ये अब हमारी ड्यूटी है, ये अलग से उसको सेव रखने के, ये अब हमारे, चूँकि हम वो कमाते हैं ना उस चीज़ से, तो इतना फिर हम उसके ऊपर खर्चा कर सकते हैं कि हम अपने पास रखेंगे। शुक्र करेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक ज़माना आ गया, फिज़िकल ज़माने में हालत ख़राब हुई भी होती थी, एक कंपनी को ऑडिट करते थे 27 फाइलें आ जाती थी। अब अगर एक फर्म के पास 200 क्लाइंट हैं और हर क्लाइंट पे औसतन 20 फाइलें हैं, तो सोचें कितनी फाइलें, ये 1 साल की फाइल्स हैं और आपने 10 साल तक संभाल के रखना है। तो फिर गोदाम, जगह, पूरी प्लेसेस रखनी होती थी, और जो बिल्कुल रिसेंट ईयर है उसको तो आसपास रखते थे, जो पुराने वाले उनको किसी और जगह पे जाके ज़रा बैग पे उसे डंप कर देते थे, फिर वहाँ चूहों से भी बचा के रखना है, नमी से भी बचा के रखना है, तो बड़े सारे मसले थे। अब तो सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम मैक्सिमम तरीके से हो जाता है। फिजिकल फाइल छोटी सी बनती है साथ सपोर्ट में, और मेन फाइल बनती है इलेक्ट्रॉनिक। जो चीज़ बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक अवेलेबल ना हो हम फिजिकल ले लेते हैं, ऑल्दो उसको स्कैन करके भी सॉफ्ट में अपने पास रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेमोरेंडम या आर्टिकल टाइप की चीज़। लेकिन ऑन सेफर साइड हम फिजिकल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वाला भी अपने पास संभाल के रखते हैं। अगले ऑडिटर को देना मैंडेटरी है? अगले ऑडिटर को देना मैंडेटरी है। अगर मेरी ही फर्म दोबारा ऑडिट करने आ रही है फिर तो मेरी फर्म वाले मेरा वो डाटा देख सकते हैं। अगर किसी और ऑडिटर ने वो करना है तो स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि वो ऑडिटर पिछले ऑडिटर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि अगर आप मुझे अपने वर्किंग पेपर शेयर कर दें।
ये एक इनफॉर्मल सी रिक्वेस्ट है, हम अगर उसकी रिक्वेस्ट ना मानना चाहें तो हमारी मर्ज़ी है, और पाकिस्तान में हम नहीं मानते क्योंकि फिर इसे पता लग जाएगा कि हम भी काम नहीं करते। वापस आते हैं, अब जल्दी से देखते हैं। रीजन फॉर प्रिपेयरिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर्व्स अ नंबर ऑफ पर्पसेस इंक्लूडिंग क्वालिटी बढ़ जाती है, एंगेजमेंट टीम प्लान परफॉर्म कर लेती है, सुपरविजन बेहतर हो जाती है, अकाउंटेबल हो जाते हैं वो लोग अपने काम के लिए, आपको मैटर ऑफ कंटिन्यूस सिग्निफिकेंस पता लग जाता है फ्यूचर ऑडिट के लिए क्या काम की बातें हैं, और एक एक्सपीरियंस ऑडिटर जिसका कोई प्रीवियस कनेक्शन नहीं है वो अच्छी तरह से क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर सकता है हमारे वर्किंग पेपर देख के। जो इस ऑडिट को जानता भी नहीं था वो भी आके हमारे वर्किंग पेपर को देख के समझ जाएगा कि हमने क्या काम और कैसे किया है। फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, किस फॉर्म के होंगे, किस एक्सटेंट के होंगे, किस तरीके के होंगे, ये डिपेंड करता है एंटिटी के साइज एंड कम्प्लेक्सिटी पे। बड़ी एंटिटी है तो बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है, छोटी एंटिटी कम्प्लेक्स है तो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, सिंपल है तो थोड़ी थोड़ी सी बातें होंगी। नेचर ऑफ प्रोसीजर जो परफॉर्म करने हैं, वहाँ रिस्क कितना है, वहाँ ऑडिट एविडेंस की सिग्निफिकेंस क्या है, कौन सी मेथडोलॉजी, कौन से टूल्स इस्तेमाल किए, आप पेपर बेस पे भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बेस पे भी। बस अब इसको तेज़ी से पढ़ रहे हैं, बातें हमने की हुई हैं। असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को असेंबल करें ऑडिट फाइल में और कंप्लीट कर दें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग द फाइनल ऑडिट फाइल ऑन अ टाइमली बेसिस आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। नॉर्मली ये 60 दिन तक का टाइम होता है ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद कि जिसमें आप उसको असेंबल करके एक जगह अरेंज कर देते हैं। ओनरशिप, कस्टडी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ओनरशिप डॉक्यूमेंटेशन की ऑडिटर के पास है। ऑडिटर कोई भी चीज़ डिलीट या डिस्कार्ड नहीं करता जब तक उसका रिटेंशन पीरियड खत्म ना हो जाए, और मिनिमम है स्टैंडर्ड के मुताबिक, लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 10 साल का रिटेंशन रिक्वायरमेंट बताता है सारे बुक्स से रिलेटेड। तो हम सेफर साइड इसको फॉलो करते हैं। उसने हमें नहीं कहा, लेकिन चूंकि कंपनियां भी 10 साल तक संभाल रही हैं तो हम भी एहतियातन 10 साल तक संभाल लेते हैं कि कल को हम ना फंसे हुए हों। ऑडिटर इंश्योर करेगा कि वर्किंग पेपर सेफ हैं और कॉन्फिडेंशियल है। मॉडिफिकेशन, अब आईकैप को इस स्टैंडर्ड में मॉडिफिकेशन या असेंबली ये वाली बात थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है, बाकी चीज़ें बड़ी जेनेरिक हैं जो आप खुद से समझ के भी लिख सकते हैं। इन दो पॉइंट्स को ज़रा ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, इतना सा असेंबली वाला पोर्शन और ये मॉडिफिकेशन वाला पेज। अगर ऑडिटर को लगता है कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन मॉडिफाई करना चाह रहा है या नई डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर असेंबली ऐड करना चाह रहा है तो वो रीज़न देगा कि ऐसा क्यों हुआ और कब कहाँ किसने इनको चेंजेस किया। सेम गोज विद अगर आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ जाएं और उन सर्कमस्टांसेस की वजह से आपको कोई चेंज करनी पड़ जाए, जैसे हमने सब्सिक्वेंट इवेंट की बात की, तो आप बताएंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या आपने नए और एडिशनल प्रोसीजर्स लगाए, क्या ऑडिट एविडेंस हासिल किया, उससे ऑडिट रिपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और कब कहाँ किसने इनको चेंजेस को देखा और किसने इनको डॉक्यूमेंटेशन में ऐड किया। तो आप उसका एक पूरा लॉग मेंटेन करेंगे कि क्यों, कब, कहाँ, किसने, किस वजह से और क्या मामला था। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड एक बड़ा छोटा सा, आसान सा, सीधा सीधा सा स्टैंडर्ड है जो हम लोगों ने देखने की कोशिश की। एक स्टेप आगे चलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पे अगर कोई आखिरी सवाल है तो बताएं। सर आपने कहा कि हम अपने पास रखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन हम अपने पास रखेंगे। ये चेंज जब आप कर रहे हैं तो जी, आप कह रहे हैं इसका लॉग भी मेंटेन रखें। जो चेंज कर रहे हैं उसका लॉग भी मेंटेन करेंगे। अब हम अपने पास से क्या मुराद है, हम एक फर्म है, एक फर्म में है 10 पार्टनर्स, 10 पार्टनर्स के नीचे हैं 250 लोग। अब ऐसे में अगर मैं एक पार्टनर के अंडर, एक मैनेजर के अंदर एक ट्रेनी हूँ तो मैंने कम से कम ये लॉग बताना है कि किस बंदे ने, मतलब वो है तो हमारा ही प्रॉपर्टी लेकिन जिम्मेदारी भी तो हो कि कौन से वाले पार्टनर ने कौन से मैनेजर को कह के कौन से ट्रेनी से क्या चेंज करवाई थी, ताकि कल को अगर कोई गड़बड़ हो तो पता हो कि किसने किया था। क्योंकि सफ़ों के ऊपर तो लिखा हुआ है किसने बनाए थे। अब मैं जाऊँ और जो ये डेरा गाजी जिसका नाम था उसके डॉक्यूमेंट पे जाके चेंज कराऊँ तो बेचारा वो फंस जाएगा। 2-3 साल बाद अगर कोई देखेगा यार ये डेरा गाजी ने क्या काम किया हुआ है, तो जो भी अमेंडमेंट होगी वो उस बंदे के नाम से होगी। करस्पॉन्डेंस क्या होती है, इन्होंने कहा क्लाइंट की करस्पॉन्डेंसेस भी हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे रखेंगे। करस्पॉन्डेंस होती है आपकी एक दूसरे से बातचीत, एक दूसरे से कम्युनिकेशन। मैं क्लाइंट को शुरू में ख़त लिखा कि हाँ भाई वो मैं एग्री हूँ, मैं अगला ऑडिट करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे ख़त लिखा कि हाँ भाई वो नया ऑडिटर रिकमेंड हुआ, अगर आपने रिप्रेजेंटेशन भेजनी है तो भेज दो। याद है मैंने वो रिप्रेजेंटेशन भेजी जिस पर वो मीटिंग में पढ़ के सुनाया जाए, फिर मुझे ऑडिट असाइन हुआ, फिर एंगेजमेंट लेटर की आपस में ख़तों किताबत हुई, फिर दरमियान में मैंने उनसे बार बार रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिए, फिर एंड के ऊपर डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो बार बार मेरी क्लाइंट से ख़तबाजी हो रही है ये करस्पॉन्डेंस है, तो वो करस्पॉन्डेंस भी इसमें आनी चाहिए। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। दूसरा छोटा सा स्टैंडर्ड, ब्रेक से पहले का टारगेट ISA 500। आपको ये दिन देखने पड़ गए कि आपको बहुत ही गंदी राइटिंग के अंदर जो है ना
वक्त ज़्यादा होता तो मैं बोर्ड पे बाकायदा तरीके से गंदी राइटिंग करता, लेकिन आप जो है वो कम टाइम है तो पिछली गंदी राइटिंग के ही कॉपी पेस्टेड वर्जन से काम चलाया जा सकता है। ISA 500 एविडेंस की बात करता है, ऑडिट एविडेंस की बात करता है। अब ऑडिट एविडेंस 1 अगर करते हैं, जज़ाकल्लाह। ऑडिट एविडेंस जो है वो क्या है? ऑडिट एविडेंस हर वो चीज़ है जिससे ऑडिटर इस नतीजे पे पहुंचता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई। तो क्लाइंट से आप मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशंस ले रहे होते हैं, हर इंफॉर्मेशन एक एविडेंस है। आपने कुछ सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, ये भी एविडेंस है। आपने कहा लिख के दे दो, ये भी एविडेंस है। आपने रसीद पकड़ के चेक किया, ये भी एविडेंस है। आपने उनको काम करते देखा, ये भी एविडेंस है। आपने बाहर के लोगों से पूछा, ये भी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो आप कर रहे हैं और उसके नतीजे में जो आपको मिल रहा है वो एविडेंस है। ऑडिटर ने ऑडिट करते हुए एक अच्छा ऑडिट एविडेंस हासिल करना होता है। जितना ज़्यादा ऑडिट एविडेंस हासिल करेगा उतना अच्छा ऑडिट करेगा। याद करें, ऑडिटर ने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल करना होता है। आप क्लाइंट से मुख्तलिफ डाटा लेते हैं और मुख्तलिफ डाटा के ऊपर मुख्तलिफ प्रोसीजर्स लगाते हैं। क्लाइंट से आपने कहा मुझे लिस्ट डेटर्स की दे दें, क्यों? क्योंकि शायद आपने उनको ख़त भेजने थे, उन्होंने 100 डेटर्स की लिस्ट दे दी। ख़त भेजना एक अलग प्रोसीजर है, चूंकि इन्होंने आपको डाटा दिया, आप इस डाटा की एक्यूरेसी देखेंगे, क्या ये 100 पूरे हैं, क्या इनके टोटल सही हैं, क्या लेजर में इतनी ही अमाउंट आ रही है। तो इसका मतलब है ये दो तरह के प्रोसीजर हैं। एक प्रोसीजर है जो आपको डाटा मिले उस डाटा की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस पे लगाना है, और नंबर 2 उस डाटा के ऊपर आप जो फर्दर काम करने लगे थे आपने वो काम करना है। तो स्टैंडर्ड जब स्टार्ट होता है तो आपको ये छोटी छोटी सी टिप्स देता है कि अगर आपको क्लाइंट से डाटा मिले तो उसकी एक्यूरेसी वगैरह देख लेनी है। अगर दो एविडेंस आपस में मैच कर रहे हैं तो इससे आप मुतमईन ज़्यादा हो जाते हैं, और दो अगर आपस में मैच नहीं कर रहे, इनकंसिस्टेंट है, तो आप परेशान हो जाते हैं। अगर ऑडिट एविडेंस आपको किसी एक्सपर्ट की तरफ से मिले तो एक्सपर्ट की वाली बातें दोबारा से रिपीट की जो आपको पहले से पता है कि अगर हमें मैनेजमेंट के किसी एक्सपर्ट से भी डाटा मिले तो हम इनके एक्सपर्ट को भी वैसे ही देखेंगे जैसे हमने अपने वाले एक्सपर्ट को देखा था। वही कंपिटेंस, वही उसका कैपेबिलिटी, वही उसका काम किस तरह का है, हम उसे देखेंगे। अब जब ऑडिट एविडेंस हमने हासिल करना है तो इसके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो सफिशिएंसी इज़ अ मैटर ऑफ क्वांटिटी। जब आप ऑडिट एविडेंस हासिल करें तो तादाद में भी अच्छा खासा होना चाहिए, एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए, विच इज़ क्वालिटी। ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी के अंदर दो बेंचमार्क हैं, रेलेवेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। इसका मतलब 3 फीचर्स हैं। सैंपल साइज अच्छा होना चाहिए, रेलेवेंट जगह से ऑडिट एविडेंस हासिल करना होगा, रिलायबल जगह से ऑडिट एविडेंस हासिल करना होगा। ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट कब होगा? जब आपने जिस चीज़ को जानना है उस चीज़ के बारे में आप ऑडिट एविडेंस हासिल कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपको क्लास समझ आ रही है या नहीं आ रही है, और मैं आपसे पूछूं बारिश कैसी हो रही है बाहर, तो आपने कहा बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मुझे एविडेंस तो मिल गया आपसे, लेकिन ये रेलेवेंट एविडेंस नहीं है, क्योंकि मुझे जो अजर्शन, मुझे जो मुद्दा, जो पॉइंट मेरे जहन में था, जो सवाल मेरे जहन में था, जो चीज़ मैंने कंफर्म करनी थी, मुझे चाहिए मैं प्रोसीजर भी वैसा लगाऊं जिससे मेरे जहन में मौजूद वो वाली चीज़ कंफर्म हो। तो मैं अक्सर कहता हूं कि फ़र्ज़ करें मैंने चेक करना हो एग्जिस्टेंस ऑफ AC, तो मैं उसकी रसीद का जायज़ा लेना नहीं शुरू कर दूंगा, ये रेलेवेंट नहीं है। हाँ, उस AC को आके देखना रेलेवेंट है। और अगर एक AC की ओनरशिप कंफर्म करनी है तो उसको आके देखना रेलेवेंट नहीं है। हालांकि आके देखने से भी एविडेंस मिलता है और रसीद से भी एविडेंस मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने हर चीज़ के लिए हर प्रोसीजर लगाना है। रेलेवेंट जौन सी अजर्शन अंडर कंसिडरेशन है, जिस चीज़ को आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं, आपका ऑडिट प्रोसीजर भी उससे रिलेटेड होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ अजर्शन का लफ्ज़ आया तो मैं अक्सर इसे कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ सिर्फ एक दिन आगे के लिए। कल हम इस पर बहुत सारी बहस करेंगे कि अजर्शन क्या है और हम अजर्शन की बेस पे किस तरह से ऑडिट एविडेंस हासिल करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने एविडेंस हासिल करना है और वो रेलेवेंट होना चाहिए। जो चीज़ वेरीफाई करनी है आप उसके ऊपर काम करें, जिस चीज़ को कंफर्म करना है आप उससे रिलेटेड एविडेंस हासिल करें। आप इधर उधर लेफ्ट राइट मत घूमें। रिलायबल, आप ऐसी जगह से, ऐसे सोर्स से एविडेंस लें जो रिलायबल हो। अब रिलायबिलिटी का ताल्लुक है आप किन लोगों से एविडेंस ले रहे हैं, किन हालात में एविडेंस ले रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि रिलायबिलिटी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होती है किन सर्कमस्टांसेस में, किस सोर्स से, किस तरह के लोगों से आपने ये एविडेंस हासिल किया। रिलायबिलिटी के ऊपर स्टैंडर्ड ने कहा देखो रेलेवेंट तो आसान सी बात है, तुमने देखना है तुम्हारी अजर्शन यानी कि क्या वेरीफाई कर रहे हो वो क्या है, और तुम प्रोसीजर लगा रहे हो वो क्या, इनको आपस में मैच कर लो, रेलेवेंट हो जाएगा। सफिशिएंसी भी बढ़ सकती है, कैसे? सैंपल साइज ज़्यादा कर लो तो सफिशिएंसी भी बेहतर हो जाएगी।
रिलायबिलिटी कंट्रोल में नहीं है, तो स्टैंडर्ड ने कहा ऑडिटर ये तुम्हारी जजमेंट है कि तुमने समझना एविडेंस रिलायबल है या नहीं। आप याद करें कि जैसे हमें शक होता है मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे, तो हम कहते हैं हम दोबारा से रिवाइज करें, दोबारा से देखें और स्केप्टिक हो जाएं। तो रिलायबिलिटी बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, और ऊपर से इतनी सेंसिटिव चीज़ में स्टैंडर्ड हमें अकेला करके चला गया। उसने कहा रिलायबिलिटी ऑडिटर की जजमेंट है कि वो देखे किन हालात में किन लोगों से क्या एविडेंस ले रहा है। अब स्टैंडर्ड ये कह के जा ही रहा था कि आपने उसका रास्ता रोक लिया। आपने कहा 1 मिनट भाई, कुछ तो बताओ, सारी चीज़ मेरी जजमेंट तो नहीं होती, कोई टोटका तो देते जाओ जाते जाते। उसने कहा ठीक है 5 टोटके हैं, ये ऑडिट की जनरलाइजेशंस कहलाते हैं, ये 5 टोटके। वो कहता है कि अगर रिटन एविडेंस भी आपके पास मौजूद हो और ओरल भी मौजूद हो तो ज़्यादा रिलायबल रिटन को मान लेना है। अगर ओरिजिनल हो और फोटोकॉपी या फैक्स या ईमेल हो तो ओरिजिनल ज़्यादा रिलायबल। आपने खुद से एविडेंस सेल्फ ऑब्टेन किया है और एक आपको प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट है, तो किस पे भरोसा करें? खुद से। एक्सटर्नल एविडेंस वर्सेस इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल ज़्यादा रिलायबल है। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स वाली इन्वायरमेंट में अगर आपने एविडेंस लिया है तो वो एविडेंस वर्सेस अगर आपने वीक कंट्रोल्स में एविडेंस लिया है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? तो उन्होंने ये कहा है कि रिलायबिलिटी की ये कुछ जनरलाइजेशंस हैं जो आपने जहन में रखनी है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड की बातें पढ़ना शुरू कर देते हैं। रिलायबिलिटी का ताल्लुक, रिलायबिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोर्स एंड नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस। सोर्स पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है और कंट्रोल्स पे डिपेंड करता है। वही क्लाइंट जब उनकी नीयत खराब है और वो फ्रॉड करके बैठे हुए हैं, अब आप जो उनसे एविडेंस लेंगे वो शायद रिलायबल नहीं होगा, और वही क्लाइंट जब वो फ्रॉड करके नहीं बैठे हुए डिफरेंट होगा। वो क्लाइंट जो ख्वाहिश रखते हैं सेल्स खामखा बढ़ा के बताएं, अब आप उनसे सेल्स का एविडेंस लेंगे, रिलायबल नहीं होगा। वो क्लाइंट जो ये ख्वाहिश नहीं रखता, तो इसका मतलब है सर्कमस्टांसेस, सोर्स, ये सारी चीज़ें मिल के तय करती हैं कि हमारा यहाँ एविडेंस जो है वो कितना रिलायबल है। तो रिलायबिलिटी पे आपने हमेशा स्केप्टिक रहना है, और जब आपको इन्फॉर्मेशन देने वालों पे शक हो तो आपने बहुत मोहतात हो जाना है, क्योंकि आपको मिलने वाला एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं होगा। चूँकि अप्रोप्रिएट के 2 फीचर हैं, रेलेवेंट हो और रिलायबल हो। अगर आपके पास क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस थोड़ा हल्का हो तो फिर क्वांटिटी बहुत बढ़ानी पड़ेगी, और अगर क्वांटिटी कम हो तो फिर क्वालिटी बड़ी तूफानी लेवल की होनी चाहिए। आपने दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल करना है। सवाल ये है कि कैसे हासिल करना है? जवाब है 7 तरीके हैं। 7 ऐसे तरीके हैं जिससे ऑडिटर ऑडिट एविडेंस हासिल करता है। मशहूर ज़माना तरीका इंस्पेक्शन। आप डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स को इंस्पेक्ट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। ऑब्जेक्ट्स की जांच पड़ताल की जाती है। रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स को या एसेट्स की जांच पड़ताल करने से आपको जो मालूमात मिली वो क्या है? वो एविडेंस है। ये 7 तरीके हैं जिनसे ऑडिट एविडेंस हासिल करते हैं। देन इंक्वायरी, इसका ऑपोजिट। ऑब्जेक्ट्स की इंस्पेक्शन की जाती है, इंसानों की इंसान की तफ्तीश नहीं करेंगे, इंसान की आगे तलाशी नहीं लेंगे, इंसान से सवाल पूछेंगे, वो सवाल का जवाब देगा। तो इंक्वायरी ऑडिटर का फेवरेट काम है, वो इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्सन से आके विद इन या आउटसाइड एंटिटी उनसे सवाल पूछता है, वो जवाब देते हैं और वो उसको अपने पास नोट कर लेता है। तो ऑडिट एविडेंस हासिल करने का एक तरीका इंक्वायरी और एक तरीका इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आप चीज़ चेक कर रहे हैं, इंक्वायरी में आप इंसान को चेक कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में आप इनसे इन कॉन्टैक्ट हो ही नहीं रहे। आप ना आगे सवाल पूछ रहे हैं, ना इनको हाथ लगा रहे हैं, ना इनके ऑब्जेक्ट्स या चीज़ों को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। आप एक प्रोसेस को अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। क्लाइंट इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहा है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्लाइंट वाले अकाउंट्स के अंदर एंट्री कर रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्लाइंट अपने कंट्रोल लगा रहे हैं और 3 ताले डेली लगा के जा रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्लाइंट के किसी भी क्लेम को, क्लाइंट की किसी भी चीज़ को, क्लाइंट की किसी भी प्रोसेस को अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व करना और देखना कि वो क्या और कैसे कर रहे हैं, ये भी एक ऑडिट एविडेंस है। ऑब्जर्वेशन, लुकिंग एट द प्रोसेस या प्रोसीजर जो किसी और ने परफॉर्म किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लिमिटेड टू द पॉइंट इन टाइम है जिस वक्त ऑब्जर्वेशन हुई। यानी जिस दिन आके आपने देखा कि आज 3 ताले इन्होंने लगाए या नहीं लगाए, तो ये उस दिन का तो एविडेंस मिल गया, लेकिन 365 दिनों का एविडेंस नहीं मिला। और ऊपर से अगर उन्हें पता हो पहले से कि आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उस दिन तो वो 4 ताले लगाएंगे, जो नहीं भी लगाना था वो भी ताला लगा के जाएंगे कि यार ऑडिटर देख रहा है, उसे पता लगना चाहिए, हम बड़े ध्यान से काम करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन की 2 वीकनेसेस हैं, उस पॉइंट पे एविडेंस देता है, और दूसरा अगर लोगों को पता लग जाए तो वो आर्टिफिशियली बिहेव करते हैं, वो फिर आपको अच्छा एविडेंस नहीं लेने देते। ये 3 तरीके जो बड़े ज़्यादा कॉमन है, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और
इंस्पेक्शन। फिर दो इस तरह के तरीके हैं जिसमें आप क्लाइंट की किसी हरकत को दोबारा करते हैं। क्लाइंट ने आपके सामने एक शीट रखी, उन्होंने कहा ये हमारी प्रोविजंस की कैलकुलेशन है, आपने देखा तो उसमें 200 लाइन आइटम थे और उसके अंदर अलग अलग परसेंटेजेस थी, उन्होंने मल्टीप्लाई किया था। आपने वही शीट पकड़ी और उसको रीकैलकुलेट किया, उसके टोटल चेक किए, उसको एक्सेल में डाल के उसको देखा, या उन्होंने जो आपको शीट दी उसकी काउंटिंग को, उसकी कैलकुलेशन को, उसके हिसाब किताब को दोबारा से किया, तो ये क्या कहलाएगा? रीकैलकुलेशन। और समटाइम क्या होता है, आप क्लाइंट की हुई किसी हरकत को दोबारा परफॉर्म करते हैं, ऐसे हम कहते हैं री परफॉर्मेंस। क्लाइंट ने इन्वेंट्री काउंटिंग करके रखी हुई है, आपने कहा अब मैं आके करूँगा। क्लाइंट ने खास प्रोसेस में आपको बताया कि इस प्रोसेस में 10% लॉस हमारा यूँ हो जाता है, आपने कहा मैं भी ये वाला प्रोसेस करके देखूंगा कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। आप याद करें, हमने कहा इंटरनल ऑडिटर के थोड़े से काम को खुद से करके देखो क्या नतीजा निकलता है। तो री परफॉर्मेंस में ये इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन है वो प्रोसीजर या कंट्रोल की जो ओरिजिनली एंटिटी के अपने इंटरनल कंट्रोल्स में उन्होंने किया था, अब हम वही प्रोसीजर खुद से करके देख रहे हैं क्या उसी तरह से होता है। क्लाइंट ने कहा कि जी ये देखें, हम जिस वक्त भी एक एंट्री डालते हैं और डेबिट क्रेडिट पे अलग अलग अमाउंट होती है, सिस्टम शोर मचा देता है। ये करके दिखाया और सिस्टम में से टू की आवाज़ आई, उसने एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, ये उन्होंने दिखाया, मैंने ऑब्जर्व किया। तो री परफॉर्मेंस क्या होगा? मैं कहूँगा साइड पे हो जाएं, मैं सिस्टम पे बैठूँ, मैं एंट्री डालूँ और फिर उसी तरह की टू की आवाज़ आए, अब मुतमईन होऊंगा कि हाँ खुद से करके देखा है ये इसी तरह से ही है। तो रीकैलकुलेशन और री परफॉर्मेंस में लोग कंफ्यूज कर देते हैं। रीकैलकुलेशन किसी अरिथमेटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन को मैथमेटिकल दोबारा से करने को रीकैलकुलेशन कहते हैं, और री परफॉर्मेंस किसी एक एक्टिविटी को, एक फिजिकल, एक एक्चुअल जो एक्टिविटी हो रही होती है उस एक्टिविटी को दोबारा करने को री परफॉर्मेंस कहते हैं। क्या रीकैलकुलेशन री परफॉर्मेंस क्लियर है? देन दो अलग तरह के स्टैंडर्ड हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ISA 505, एनालिटिकल प्रोसीजर ISA 520। ISA 505 ये इंशाल्लाह ताला ये हमारा कल का टारगेट होगा, और 520 हमारा इंशाल्लाह ताला परसों का टारगेट होगा। तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन में क्या होता है, आप बाहर के लोगों को खत पे मुख्तलिफ होते हैं, आप खत कैसे लिखना है, क्या एहतियात होगी, उसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। एनालिटिकल में आप मैथमेटिकल रेशो कैलकुलेशन, हिसाब किताब, अंदाजे लगाते हैं कि आपको चीज़ें ठीक लग रही हैं, मैथमेटिकली चीज़ें सही लग रही हैं नहीं लग रही, तो आप खुद से कुछ अजम्पशंस क्रिएट करते हैं, उन अजम्पशंस की बेस पे कैलकुलेशन को चेक करते हैं, और चेक करने के बाद अंदाज़ा लगाते हैं कि वो ठीक लग रही है या नहीं लग रही। तो इसको हम कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एक अलग से स्टैंडर्ड है 520 जो इस स्पेसिफिक इशू को डील करता है। तो इन दो पे तसल्ली से बात होगी। बाकी 5 तरह के प्रोसीजर, जांच पड़ताल करना चीज़ों का, इंसानों को काम करते हुए देखना, प्रोसेस को होते हुए देखना, इंसान से सवाल पूछना, उसकी मैथमेटिकल चीज़ किसी शीट, उसकी तरफ से डाटा जो दिया गया उसको दोबारा से चेक करना मैथमेटिकली, उसके किसी काम को दोबारा करके देखना, बाहर के लोगों को खत भेजना, या मैथमेटिकली अंदाजे लगाना और उस अंदाज़ों को क्लाइंट के एक्चुअल अमाउंट्स के साथ मैच करना। ज़्यादा गहराई में नहीं उतर रहे क्योंकि इसके ऊपर हमने एक अलग डिस्कशन करनी है। ये 7 तरीके हैं ऑडिट एविडेंस हासिल करने के। शायद आपने सुना हो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, जगह जगह लिखा होता है ऑडिटर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बढ़ा दे। ये है नेचर ऑफ प्रोसीजर। एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर पे हम ब्रेक के बाद सैम्पलिंग पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आपने किस एक्सटेंट पे प्रोसीजर लगाने हैं वो सैम्पलिंग का स्टैंडर्ड बताता है, किस नेचर के प्रोसीजर बताने ये 7 है। क्या टाइमिंग होनी चाहिए, रिस्क असेसमेंट के वक्त लगा रहे हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के वक्त लगा रहे हैं, या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के वक्त लगा रहे हैं। यानी ये जो आपकी जितनी भी कैलकुलेशन है, ये आपकी जितनी भी वर्किंग है, जितने भी प्रोसीजर्स हैं, ये 7 तरह के प्रोसीजर हैं, ये इनकी नेचर है। कितनी गहराई में लगाने हैं सैम्पलिंग से पता लग जाएगा, ये इनकी एक्सटेंट है। और टाइमिंग क्या है वो डिपेंड करता है स्टार्ट ऑफ ऑडिट, एंड ऑफ ऑडिट है, आप रिस्क असेसमेंट के वक्त की बात कर रहे हैं, या आप बाद में टेस्ट ऑफ कंट्रोल के वक्त ये प्रोसीजर लगा रहे हैं, या आप सब्सटेंटिव टेस्टिंग के वक्त ये प्रोसीजर लगा रहे हैं। 3 तरह के प्रोसीजर होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अगले 2 को कंबाइंड कहते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इसके ऊपर भी पूरा चैप्टर पढ़ना है इंशाल्लाह, इसके ऊपर 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसके ऊपर 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं इंशाल्लाह। तो ये फिर हम थॉरोली इसको कवर कर रहे होंगे, तकरीबन 3.5 चैप्टर ही इसमें पढ़ लेंगे। तो कौन से प्रोसीजर लगाने हैं वो 7, कब लगाने हैं इनमें से डिफरेंट टाइम्स पे, कितनी गहराई में लगाने हैं 530, यानी ये सैम्पलिंग का स्टैंडर्ड हमें बताएगा। क्या यहाँ तक हमने जो बात की है वो आपको समझ आ रही है? ये जो ऑब्जर्वेशन में ऑडिटर सिर्फ ऑब्जर्व करेगा कि ऑब्जर्वेशन में जो ऑडिटर ऑब्जर्व करेगा, देख रहे हैं हम उसको भी डॉक्यूमेंट करेंगे जी, अगर वो ऑब्जर्व करेगा तो क्या उसे भी डॉक्यूमेंट करेगा? यस, क्योंकि बाद में वो तो चला गया होगा, वो ट्रेनिंग फर्म छोड़ के चला जाएगा, और 3 साल बाद एक बंदा QCR रिव्यू कर रहा होगा और कागज़ को देख के कहेगा यार ये तुम्हें ये कागज़ पे लिखा होगा कि हमने क्लाइंट से सवाल पूछा,
तो शायद वो सीनियर ऑडिटर कहे यार सिर्फ सवाल नहीं पूछना था, उस चीज़ को अपनी आंखों से होते हुए भी देखना था। अब वो देख तो गया लेकिन मुस्कुराते हुए आगे चला गया, लिखा ही कुछ नहीं। तो जो देखा है वो भी लिखना है, जो सुना है वो भी लिखना है, जो बोला है वो भी लिखना है, जो डॉक्यूमेंट मिला है वो भी, ईच एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंट करनी है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, हमारे एक सीनियर मैनेजर होते थे, वो कहते थे ऑडिटर को छींक भी आए तो डॉक्यूमेंट करे। इस हद तक एहतियात करनी है कि आप ईच एंड एवरीथिंग जो क्लाइंट पे कर रहे हैं आप उसको अपने पास नोट करें, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी आपके काम आ सकती हैं। तो ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड बड़ा छोटा सा स्टैंडर्ड है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, लेकिन ये कनेक्ट होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर से जो इंशाल्लाह कल कनेक्ट हो रहे होंगे। तो अब हमारे पास वो आइडियल टाइम आ गया जिसका आपको अक्सर इंतजार रहता है, वो 10 मिनट की ब्रेक, 3:30 हो रहे हैं, 3:40 तक ब्रेक, और फिर 1 घंटा डेडिकेटेड फॉर सैम्पलिंग का स्टैंडर्ड। ठीक है, हम उस वक्त सवाल जवाब नहीं करेंगे और आके टिका के सैम्पलिंग के स्टैंडर्ड बात करेंगे। ब्रेक शुरू हो चुकी हुई है जी। मैं हूँ तो शायद मुझे ना पता लगा हो, मैं तो गाड़ी में से निकालने गया था। क्या कह रहे हैं, कौन पिलाना चाह रहा है? अच्छा, मान ही नहीं रहे, इल्जाम लगाया आप क्लास के एक मासूम बच्चे पे, आपने इतना बड़ा बोतान। ठीक है, मुझे लगा आपको बच्चे पे एतराज होगा। ठीक है जी, कहानी को स्टार्ट करते हैं। अहम नहीं है बहुत ज़्यादा चीज़ों को ड्रैग करने का, तो थोड़ा सा चीज़ों को लेके चलते हैं। एक दफ़ा लाइट अगर ऑन कर दें इंशाल्लाह, रोशनी में हम जी सैम्पलिंग किसे कहते हैं? जब ऑडिटर कुछ प्रोसीजर सैम्पलिंग बेसिस पे लगाता है तो उसे सैम्पलिंग कहते हैं। वाह, क्या बात कर दी जी। 100% लो जी, माइक आ गया और गालबन ठीक है। अब ये मेरे हाँ जी, क्या आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है, वाह जी वाह। एक जादुई माइक मिल गया है। अब देखते हैं कितने दकीके गुजार पाता है हमारे साथ। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने लेस देन 100% आइटम सेलेक्ट करने हैं और उन लेस देन 100% आइटम की बेस पे 100% ऑफ द आइटम्स के बारे में एक राय कायम करनी है। तो हमारी इस हरकत को, जिसमें हम कम पे काम करते हैं और ज़्यादा पे ओपिनियन रखते हैं, इसको क्या कहते हैं? सैम्पलिंग। एक स्टैंडर्ड जिसमें तकरीबन एक ही तरह के सवाल राय के रिपीट कर रहा होता है। मूड में स्ट्रेट रट्टे वाला सवाल पूछ लेते हैं, मूड में होते हैं तो एक टेबल सा बना देते हैं और उसमें से एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन बार बार पूछ रहे होते हैं। तो इसमें अभी ड्राफ्टिंग वाले सेशन में आप जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि सैम्पलिंग की चीज़ें किस तरह से हैं। आज चैप्टर 4 को अलग से रखने का मकसद ये था कि सैम्पलिंग के ऊपर अलग से आपको थोड़ी सी ड्राफ्टिंग वगैरह की प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए। तो अब इस सैम्पल के स्टैंडर्ड में ना कुछ बातें हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने समझना है कि ये सैम्पलिंग और अदर वेज ऑफ सिलेक्शन में क्या फ़र्क होता है, एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि जब हम चीज़ों को सैंपल पे काम करते हैं तो वहाँ पे एक एडिशनल प्रॉब्लम आ जाता है जिसको हम कहते हैं सैम्पलिंग रिस्क, वो किसे कहते हैं। फिर तीसरा सवाल कि हमने सैंपल ज़्यादा बड़ा उठाना है या कम उठाना है। चौथा, हमारी सैंपल की अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या किसी मैथमेटिकल कंप्यूटराइज अप्रोच को फॉलो करें या अपने दिमाग को फॉलो करें। पांचवा, जो भी अप्रोच हो उस अप्रोच में सैम्पलिंग करने का तरीका, मेथड क्या होना चाहिए। छठी चीज़, जिस भी मेथड से आपने सैंपल किया और सैंपल से जो आए हुए रिजल्ट्स हैं उनको आपने कैसे देखना है और कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करना है। और लास्ट चीज़, सैंपल के रिजल्ट की बेस पे पॉपुलेशन के ऊपर आपने प्रोजेक्शन करनी है। अब पॉपुलेशन पे राय कायम करनी है, उस सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के बारे में कुछ अंदाजे लगाने हैं। तो बेसिकली ये एक पूरा मैप है। अभी हमें फ़ायदा ये हो गया कि हम एक सेटिंग में उस सारे को कवर कर लेंगे, वरना क्या होता है ये स्टैंडर्ड 2 टुकड़ों में टूटता है या 3 टुकड़ों में टूटता है तो उसका फ्लो आपस में बिखर जाता है। तो क्या अभी तक हमारी बात समझ आ रही है? 7 मुद्दे हैं। कौन से 7? अभी मैंने एक एक करके 7 बातें बताई हैं। एक सिलेक्शन के तरीके जिसमें सैम्पलिंग भी हो सकता है, कुछ और तरीके भी हैं। एक सैम्पलिंग रिस्क क्या है उसके ऊपर बहस, सैंपल साइज के ऊपर डिस्कशन, सैंपल अप्रोच पे डिस्कशन, सैम्पलिंग मेथड के ऊपर डिस्कशन, डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स या मिस स्टेटमेंट्स की कैटेगरीज, कौन सी तरह की मिस स्टेटमेंट्स क्या करना है, और आखिरी चीज
हमने सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन तक राय किस तरह से कायम करनी है। तो उम्मीद करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अब आपको पूरी कहानी समझ आए। इस पूरी कहानी में एक टेक्निकल चीज़ आती है टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट, लेकिन वो भी हम थोड़ा सा आगे चलें तो हमें समझ आ जाती है। दूसरा, ICAP ने स्टैंडर्ड का अपेंडिक्स 2 और 3 पूरा का पूरा हमारी किताब में पेस्ट कर दिया, विच इज सैंपल का साइज़ क्या होगा। तो उसमें कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जो हमारे लेवल से थोड़ी सी एडवांस है, लेकिन ICAP लिखता चला गया और हम भी उसे पढ़ते चले गए, कोई मसला नहीं। पहला सवाल, सैम्पलिंग या अदर देन सैम्पलिंग, क्या क्या अप्रोच है। एक अप्रोच ये है कि आप 100% की तरफ जाएं। एक अप्रोच ये है कि आप अपनी पसंद से कोई ख़ास चीज़ सेलेक्ट करें, उसके ऊपर उसमें से कोई राय कायम करें। और तीसरा तरीका है कि आप सैम्पलिंग की तरफ जाएं। सवाल ये है कि हम 100% की तरफ कब जाएं, जब डाटा मुनासिब हो। भाई देखिए ना, जब भी मुझे मौका मिले मैं तो 100% को करूँगा ताकि एश्योरेंस बेहतर हो। मुझे मौका इसलिए नहीं मिलता कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, ख्वारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सैंपल सहूलत के लिए करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन है ही 3-4 तरह की चीज़ों, उनको करने में टाइम भी को बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा। वो आइटम भी काफ़ी बड़े हैं, उनकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है, उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर नंबर ऑफ़ आइटम्स कम हो, वैल्यू पर आइटम ज़्यादा हो, उसमें रिस्क हो, उसमें मटेरियलिटी हो और उसमें ये सारे मामलात हों, तो ऐसे में मुझे ख्वाहिश करनी चाहिए कि मैं 100% की तरफ जाऊँ। सम टाइम क्या होता है, आज के दौर का तो मैथमेटिकल दौर है, एक्सेल और इस तरह से बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जिसमें मैथ चल रही होती है। आपने एक चीज़ निकाल ली, अब उसने 365 से मल्टीप्लाई होना है सिर्फ। आपने एक मंथ की कैलकुलेशन कर ली, अब उसने सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई होना है। तो सम टाइम आपका जो मैथमेटिकल वर्किंग है वो इतना एफिशिएंट बना देती है कि आप उस तरह की चीज़ पे फिर 100% पॉपुलेशन की तरफ चले जाते हैं। तो स्टैंडर्ड ने मना नहीं किया 100% की तरफ जाना, वो कहते हैं आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, लेकिन फिर ये बातें जहन में रखें कि इस तरह की सिचुएशन हो तो चले जाएँ। एक तरीका है सैम्पलिंग, एक है 100%, और एक दरमियान का तरीका भी है कि अगर आपने कोई नतीजा नहीं निकालना, आपने कुछ चीज़ों का जायज़ा लेना है। आप देखना चाह रहे हैं कि 2 लाख से ऊपर के कितने आइटम हैं, आप देखना चाह रहे हैं फलाना रसीद में क्या है। अगर आपको बाय द वे कोई नतीजा निकालना चाह रहे हैं और आपका मकसद ये नहीं है कि मैं सैंपल निकालूं, सैंपल की बेस पे एक राय कायम करूं, उस राय को पूरी पॉपुलेशन पे लेके जाऊं, तो आप सिंपल बात भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, 1 अगर प्रेस कर दीजिएगा ज़रा, जज़ाकल्लाह। 3 तरीके, सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम, और तीसरा तरीका सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज सिंपल, सैम्पलिंग इज एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन अ पॉपुलेशन, ताकि हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में राय कायम कर सकें। 100% की तरफ कब जाना है? 100% एग्जामिनेशन में बी अप्रोप्रिएट व्हेन पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट अ स्मॉल नंबर, तादाद में कम, ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम, तादाद में कम और वैल्यू में ज़्यादा। सिग्निफिकेंट रिस्क भी है और किसी और तरीके से बहुत अच्छा एविडेंस भी नहीं मिल रहा, इस तरीके से मिलेगा, बाकी जगह पे एविडेंस भी अच्छा नहीं मिलेगा। रेपिटेटिव नेचर ऑफ कैलकुलेशन या अदर प्रोसेस जो है उसको 100% कॉस्ट इफेक्टिव बना देता है। तो अगर चीज़ें कम हैं, वैल्यू में ज़्यादा हैं, रिस्क है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं, तो यू आर अलाउड कि आप 100% की तरफ जा सकते हैं। और ख़ासतौर पर अगर कहीं रेपिटेटिव कैलकुलेशन ने उसको फास्ट कर दिया, ईजी कर दिया है, तो फिर कोशिश करें कि फिर 100% की तरफ जाएँ। जो 100% आसानी से हो जाए वो तो कर लें, जो ना हो उस पर देखा जाएगा। अच्छा, ये दरमियाना तरीका क्या है? इसमें आप किसी खास तरह के आइटम उठाते हैं, हाई वैल्यू या की आइटम उठा लिए, बड़ी बड़ी चीज़ें उठा के देख ली कि उसमें क्या चल रहा है, एक खास अमाउंट से ऊपर की चीज़ें उठा के देख ली, कुछ खास आइटम इस तरह से उठा लिए जिसमें आपको खास इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि हाँ भाई उस तरह के जो इनकी इनवॉइस है उस पर डबल साइन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, फलाना इस तरह से हो रहा है नहीं हो रहा। तो सम टाइम आपका मकसद ये नहीं होता कि आप एक रिजल्ट निकालें और पूरी पॉपुलेशन पर राय कायम करें। सम टाइम आप सिलेक्टेड चीज़ों को थोड़ा सा एम ही देखना चाह रहे होते हैं, देखना चाह रहे होते हैं कि 2 लाख से ऊपर वाली जो रसीद है वो कितनी है। तो आपने रैंडमली सेलेक्ट किया तो पता लगा जी 4 रसीदें हैं। अब इसका कोई मकसद नहीं था, इसका मकसद सिर्फ ये जानना था कि 2 लाख से ऊपर कितनी रसीदें हैं। आप उनकी बेस पे नतीजा निकाल के उस नतीजे को पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट करने का इरादा नहीं रखते। रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो आपने इस तरह के आइटम पे लगाया कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड टू एंटायर पॉपुलेशन अकॉर्डिंगली एंड डज नॉट प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस ऑन, पूरी पॉपुलेशन पे ऑडिट एविडेंस आपको नहीं देगा। तो एक तरीका है 100%, एक तरीका है सिलेक्टेड किसी खास वजह से, और एक है सैम्पलिंग। तो ये पहला मुद्दा था हमारा जिस पे हमने बात की। अब अगली डिबेट, सैम्पलिंग रिस्क। जब आप सैंपल पे काम करते हैं तो सैंपल कभी भी पॉपुलेशन के बराबर नहीं होता। आप 100 में से 99 आइटम भी चूज़ कर लेंगे तो ये सैंपल कहलाएगा, क्योंकि सैंपल इज समथिंग जो 100% नहीं है। तो जब भी आप सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के बारे में राय कायम करेंगे तो शायद आप हमेशा बहुत अच्छी राय कायम ना कर रहे हो।
तो ऐसे में एक रिस्क आता है। एक रेगुलर क्लास में हमने बीच में बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ एक अचानक से एग्जांपल देखी थी एक आमों के ट्रक की। एक ट्रक में आमों की पेटियां पड़ी हुई हैं और उसमें 1000 आम हैं और हमने देखना था वो आम मीठे हैं या नहीं हैं। तो हमने क्या किया, हमने 10 आम बीच में से निकाले अलग अलग पेटियों में से और वो हमने आम खाए। उन आमों में से कुछ मीठे निकले, कुछ मीठे नहीं निकले। तो मैंने 10 आमों पे सैंपल ड्रॉ किया है 1000 में से और इन 10 की बेस पे मैं 1000 के बारे में एक राय कायम करूँगा। आप ये तो नहीं कहेंगे कि सर 1000 के 1000 खा जाएं ताकि पता लग जाए मीठे हैं भी या नहीं। ना टाइम है ना कैपेसिटी है और अगर सारे हम खा जाएं तो फिर मुद्दा ही ख़त्म हो गया, सब्जेक्ट मैटर ही हमने डिस्ट्रॉय कर दिया अपने हाथ से। तो मैंने सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन पर राय कायम करना है। अब यहाँ ख़तरा है, मेरा सैंपल मुझे धोखा दे सकता है। शायद मेरा सैंपल मुझे बहुत खुशनुमा रिज़ल्ट दे जबकि असल बातें उतनी मज़ेदार ना हो, और हो सकता है कि मेरा सैंपल मुझे बहुत डरा दे जबकि असल में चीज़ें ऐसे ना हो। मैंने 10 आम खाए, उनमें से 9 मीठे निकल आए। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ और मैं लोगों को कहता फिर रहा हूँ ये मीठे आमों का ट्रक है। उनका एब्सोल्यूट एश्योरेंस, मैंने कहा नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस, इस आम में, इस ट्रक में ज़्यादातर आम मीठे हैं। मैंने 10 में से 9 मीठे जानने पे ये नज़रिया कायम कर लिया है कि 900 के करीब शायद आम 1000 में से मीठे होंगे। पता ये लगा कि उस ट्रक में 950 ख़राब आम थे 1000 में से। इंतहाई खूबसूरत इत्तेफाक ये है कि मेरे पास जो 10 आए उसमें 9 मीठे निकल आए। ये रिस्क तो हमेशा एग्जिस्ट करता है ना। मैं अगर 10 की बेस पे पूरे पे राय कायम कर रहा हूँ तो 100% ये यकीनी बात तो नहीं है कि बाकी सब में भी ये ट्रेंड नज़र आएगा। तो मेरे सैंपल ने मुझे कहा चीज़ें ठीक हैं जबकि चीज़ें असल में ठीक नहीं थी। रिवर्स भी हो सकता है, मैं 10 आम खाए, उनमें से 9 ख़राब निकल आए। तो अब मुझे लग रहा है कि पॉपुलेशन में गड़बड़ है, लेकिन इसका फ़ायदा है। अभी मेरे जहन में नेगेटिव इमेज बन गया ना, तो इससे पहले कि मैं रिपोर्ट ख़राब करूँ मैं मज़ीद सैंपल उठा के तस्दीक करूँगा जो मुझे नेगेटिविटी नज़र आ रही है वो सही है या नहीं। तो हो सकता है मज़ीद सैंपल उठाऊँ तो अब रिज़ल्ट थोड़े से डिफरेंट निकलें, मज़ीद सैंपल उठाऊँ तो थोड़े रिज़ल्ट सही निकलें, तो अल्टीमेटली मुझे समझ आ जाए कि मुझे जो शक हुआ था वो गलत था। तो 2 तरह के शक होते हैं या 2 तरह के रिस्क होते हैं। आप समटाइम एक सही चीज़ को गलत कह देते हैं और समटाइम एक गलत को सही कह देते हैं। ख़तरनाक रिस्क है जब आप गलत को सही कह के आगे बढ़ पड़ते हैं। मैंने 9 मीठे आम की बेस पे कह दिया कि आम सही और मैं आगे चल पड़ा जबकि आम ज़्यादातर ख़राब थे। ये मेरे ऑडिट की इफ़ेक्टिवनेस को मुतासर कर रहा है, क्वालिटी ऑफ ऑडिट ही ख़राब हो गई। लेकिन जो दूसरा रिस्क है कि आम खाए और मुझे लगा ठीक नहीं है, अब मैं 10 आमों की बेस पे पूरे के बारे में नेगेटिव ओपिनियन तो नहीं दे दूंगा रिपोर्ट में, सैंपल और बढ़ाऊंगा। तो इससे मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ी, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ जितना पहले केस में नुकसान हो गया था। तो 2 तरह के सैम्पलिंग रिस्क होते हैं, एक हम कहते हैं रिजेक्शन ऑफ राइट, एक होता है एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग। एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग ज़्यादा ख़तरनाक बात है, रिजेक्शन ऑफ राइट उतनी ख़तरनाक बात नहीं है। ये हो गई सादा ज़बान वाली बात। ऑडिटर जब प्रोसीजर लगाता है रिस्क असेसमेंट के बाद, जो फर्दर प्रोसीजर लगाता है, या वो कंट्रोल्स चेक करता है या वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाता है। कंट्रोल जब चेक करते हैं तो आप ये चेक करते हैं कि कंट्रोल्स में डेविएशन है या नहीं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने सैंपल उठाया और मेरे सैंपल ने अच्छा रिजल्ट दिया, तो शायद मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हुए 10 रसीदें उठाई और उस पर चेक किया कंट्रोल कैसे हैं। 9 ने कहा कंट्रोल अच्छे हैं और 1 ने कहा कंट्रोल अच्छा नहीं है। तो मैंने ये नज़रिया बना लिया कि कंट्रोल्स इफ़ेक्टिव हैं जबकि असल में वो इफ़ेक्टिव नहीं थे। और दूसरी तरह का रिस्क क्या है, मैं कह दूं कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है जबकि इफेक्टिव हो। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम ये कहेंगे कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है, या कंट्रोल में डेविएशन तो नहीं है। जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगा रहे होंगे, जब हम चीज़ों को एक्चुअल मैथमेटिकली चेक कर रहे होंगे, रुपए पैसे चेक कर रहे होंगे, तो हो सकता है मेरा सैंपल मुझे बता दे मटेरियल में स्टेटमेंट है जबकि मटेरियल में स्टेटमेंट ना हो, या मेरा सैंपल कहते हैं मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है जबकि हो। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? इस सारी बात को किताब एक टेबल के थ्रू समझाना चाहती है। लाइट एक दफ़ा 3 ऑफ कर दीजिएगा। सैम्पलिंग रिस्क, रिस्क की ऑडिटर कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल में बी डिफरेंट फ्रॉम कंक्लूजन इफ एंटायर पॉपुलेशन वर। अगर पूरी पॉपुलेशन सेलेक्ट की होती तो मेरा नज़रिया कुछ और बना होता। ये रिस्क हमेशा है। मैं 99 चीज़ें भी सिलेक्ट कर दूंगा तो भी 100 के बराबर नहीं होगा वो। 2 तरह के रॉन्ग कंक्लूजन हो सकते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग और एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हो सकता है आप कह दें कंट्रोल ज़्यादा इफेक्टिव है जबकि एक्चुअल में वो उतने ना हो। टेस्ट ऑफ डिटेल यानी सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आप कह दें मटेरियल में स्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट जबकि
वो हो, रॉन्ग को एक्सेप्ट कर लिया, ये अफेक्ट करता है ऑडिट की इफेक्टिवनेस को और इससे गलत ओपिनियन तक पहुंच सकते हैं। अब इस तरफ की बात करते हैं, रिजेक्शन ऑफ राइट। हो सकता है आप कहते हैं कंट्रोल लेस इफेक्टिव है जबकि वो असल में ज़्यादा इफेक्टिव हो। और जब सब्सटैंटिव प्रोसीजर की बात करें तो मैं कहूँ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है जबकि वो एग्जिस्ट नहीं करती। इससे एफिशिएंसी मुतासर होगी, एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। डन? तो ये है सैम्पलिंग रिस्क। भाई कुछ कहना चाहते हैं? रिजेक्शन ऑफ राइट जो सेकंड लास्ट है उसमें मिसस्टेटमेंट नहीं है, उस मिसस्टेटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो चलेंगे मिसस्टेटमेंट नहीं है। और एक मिनट, आप इधर वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपके साथ होगा क्या, मेरे साथ क्या हुआ, मैं इस नतीजे पे पहुंच गया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है जबकि इनफैक्ट वो नहीं करती थी। मैंने सैंपल उठाया 10,000 चीज़ों में से 100 का, उस पे नतीजा निकाला, हो यहाँ तो मिसस्टेटमेंट है। उसकी बेस पे ये सोचना शुरू कर दिया कि पॉपुलेशन में मिसस्टेटमेंट होगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ मेरा सैंपल, जबकि इनफैक्ट इट इसमें फिर एग्रीगेट की बात करें। हाँ, यानी कि अब सैंपल का मसला ये है, आप सैंपल का नतीजा निकाल के पॉपुलेशन के बारे में राय कायम कर रहे हैं। तो मैंने सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन को कहती है मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है जबकि वो असल में नहीं करती थी। मैंने आम खा के कह दिया कि ट्रक ख़राब आमों वाला है जबकि ट्रक में ख़राब आम नहीं थे। मेरे सैंपल ने मुझे ये नज़रिया बनाने पे मजबूर कर दिया कि ट्रक ख़राब आमों से भरा हुआ है। तो सैम्पलिंग रिस्क है ही ये कि मेरा सैंपल की बेस पे मैं पॉपुलेशन पे जो नज़रिया कायम कर रहा हूँ, हो सकता है वो नज़रिया ठीक ना हो। तो यहाँ वाले में आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। ये इतनी ख़तरनाक बात नहीं है। इधर तो आप सही मान के आगे चल पड़ते हैं, आप तो पलट के देखते भी नहीं हैं क्योंकि आपको डाउट ही नहीं होता, चीज़ें आपके रिजल्ट के मुताबिक आई होती हैं। तो सैम्पलिंग रिस्क केस जब हम सैंपल पे काम करेंगे तो पॉपुलेशन पे जो राय कायम करेंगे वो राय शायद असल सिचुएशन से थोड़ी फ़र्क हो सकती है। हमें पता लग सकता है या नहीं पता लग सकता है, नहीं, जब तक मज़ीद काम नहीं करेंगे पता नहीं लगेगा। सैम्पलिंग रिस्क किसे कहते हैं? एक ऐसी चीज़ जो अनहोनी है। ये रिस्क हम कम कर सकते हैं, जितना सैंपल बढ़ाते चले जाएं ये रिस्क उतना कम होता चला जाएगा। अगर मैं 1000 में से 900 आम सैंपल पे उठा के उन पे काम करूँगा तो अब जो नतीजा आएगा वो ज़्यादा सिक्योर लग रहा है बनिस्बत 10 आम पे बनाए हुए नतीजे पे। तो जितना सैंपल बढ़ाता चला जाऊँगा उतना ये वाला रिस्क कम होता चला जाएगा। इसको एब्सोल्युटली ज़ीरो भी करना है तो मैं 100% उठा लूँ, फिर भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो होती नहीं ऑडिट में। तो ये समझ आया सैम्पलिंग रिस्क क्या है? सैम्पलिंग रिस्क है कि शायद मेरा सैंपल मुझे पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा मिसगाइड कर देगा। क्या इसके अलावा भी कोई रिस्क होता है? हाँ, एक रिस्क होता है नॉन सैम्पलिंग रिस्क। किताब से पूछो कहते हैं नॉन सैम्पलिंग रिस्क उसे कहते हैं जो सैम्पलिंग रिस्क नहीं होता। ये वाली बात तो कोई भी बता सकता था। तो फिर फ़र्क क्या है? यानी कि ऑडिटर जब ऑडिट करता है ना तो दो तरह के रिस्क आ सकते हैं, या वो सैंपल की बेस पे गुमराह हो जाएगा पॉपुलेशन के बारे में। दूसरा रिस्क है शायद उससे प्रोसीजर लगाते हुए गलती हो जाए, शायद कैलकुलेशन करते हुए गलती हो जाए, शायद जजमेंट करते हुए गलती हो जाए। तो इस प्रोसेस में एक है ऑडिटर का सैंपल और एक है ऑडिटर के प्रोसीजर। अगर सैंपल धोखा दे दे तो सैम्पलिंग रिस्क है, और अगर आपकी कंपिटेंस सही से अप्लाई ना हो पाए, आपकी जजमेंट आउट हो जाए, आप कैलकुलेट सही ना कर पाएँ, आप नज़रिया सही ना बना पाएँ, तो वो नॉन सैम्पलिंग रिस्क है। रिस्क की ऑडिटर एक रॉन्ग कंक्लूजन पे फॉर एनी रीज़न पहुँच जाए नॉट रिलेटेड टू सैम्पलिंग रिस्क। फॉर एग्जांपल ऑडिटर के पार्ट पे कोई एरर आ जाए। तो क्या ये दूसरा सवाल हमें समझ आया? पहला हमें ये था कि सैंपल या सैंपल के अलावा और क्या तरीके हैं। दूसरी चीज़ सैम्पलिंग रिस्क क्या है और उससे क्या नुकसान पहुंचता है। इसके बाद एक डिबेट ये भी होती है कि हम पॉपुलेशन को देखें कि वो क्या है जिसमें से हमने सैंपल उठाना है, और दूसरा हम देखें कि सैंपल का हमारा साइज़ क्या होगा। तो यहाँ अगर हम पॉपुलेशन के बारे में देखें कि पॉपुलेशन जिसमें से हमने सैंपल उठाना है, पॉपुलेशन किसे कहते हैं? वो 100% जिसमें से हमने सैंपल उठाना है। पहले समझना है मेरी पॉपुलेशन क्या है। भाई अगर आमों के ट्रक को चेक कर रहे हैं तो आम ही पॉपुलेशन है ना, इसमें कन्फ्यूजन क्या है? मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक कंपनी को ऑडिट करने गए, उस कंपनी के पास 100 एसी लगे हुए हैं अलग अलग कमरों में। ये 100 एसी उन्होंने 10 अलग अलग टाइम पे ख़रीदे थे, तो उनके पास 10 रसीदें हैं, क्योंकि कभी 4 एसी इकट्ठे आए, कभी 10 एसी इकट्ठे आए, कभी एक भी आया और तो कभी 30 भी आ गए। तो रसीदें उनके पास 10, एसी हैं उनके पास 100। और साल के एंड पे उन्होंने एसी की वैल्यूएशन करवाई, तो वैल्यूअर ने 3 रिपोर्टें दी, पुराने एसी, नए एसी और इन्वर्टर्स।
उन तीनों की अलग अलग वैल्यूएशन। मैं एसी वेरीफाई करने चला हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि व्हाट इज़ माय पॉपुलेशन, मेरी पॉपुलेशन। अब ये तो आपने कह दिया सर एसी हमारी पॉपुलेशन हो गया, एसी में भी तो 3 तरह के आइटम आ गए। 100 एसी फिजिकली हैं, ये एक पॉपुलेशन है। 10 रसीदें हैं, ये एक पॉपुलेशन है। और 3 रिपोर्टें हैं, ये एक पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना होता है। तो यहाँ एक एसी को सैम्पलिंग यूनिट कहेंगे। 100 एसी मिलके एक पॉपुलेशन बन रहा है, 10 रसीदें मिलके एक पॉपुलेशन बन रहे हैं, और 3 रिपोर्टें मिलके पॉपुलेशन बन रहे हैं। तो मेरी पॉपुलेशन क्या है जिसमें से मैंने सैंपल उठाना है। थोड़ा सा पीछे चलें, ब्रेक से पहले हमने कहा था रेलेवेंस का ताल्लुक है कि आपने जानना क्या है, वो एविडेंस लो, उसके ऊपर काम करो। अगर मुझे देखना है कि एसी मौजूद है या नहीं, तो अब 100 है मेरी पॉपुलेशन, और उस 100 में से शायद 25 एसियों को मैं सैंपल पे सेलेक्ट करके आंखों से देखा हूँ। समझ रहे हैं? अगर मैंने ये वेरीफाई करना है कि ये एसी इनके नाम पे है या नहीं है, तो 10 रसीदें हैं मेरी पॉपुलेशन, और शायद मैं उनमें से 4-5 रसीदें वेरीफाई कर लूँ। और अगर मैंने ये जानना है कि एसी की वैल्यू अकाउंट्स में सही आ रही है नहीं आ रही, 3 वैल्यू की रिपोर्ट और बिल्कुल सामने सामने रखी हो, तो हो सकता है मैं 100% वेरीफाई कर लूँ। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमें समझना होगा व्हाट इज़ पॉपुलेशन। आप जब समझ ही रहे हैं तो ये भी समझ लें कि फिर स्टेटमेंट क्या होती है। एसी पॉपुलेशन है, फिजिकल एसी। एसी का अपनी जगह ना मौजूद होना में स्टेटमेंट कहलाएगा, लेकिन एसी की रसीद गुम हुई हुई में स्टेटमेंट नहीं कहलाएगी इस प्रोसीजर में। जब मुझे एग्जिस्टेंस ऑफ एसी वेरीफाई करना है तो रसीद का गुम होना इज़ नॉट मिसस्टेटमेंट, एसी का गायब होना इज मिसस्टेटमेंट। जब मैं वैल्यूएशन वेरीफाई करने के लिए रिपोर्ट को पढ़ रहा हूं तो एसी के अपनी जगह गायब होना मिसस्टेटमेंट नहीं है। वैल्यू गलत तरीके से कैलकुलेट होना, इसका मतलब ये है कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज पॉपुलेशन, फिर आप ही को डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज मिसस्टेटमेंट, तो फिर आप ही को डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज डेविएशन। जब कंट्रोल्स पे काम करता है ना, तो कंट्रोल्स का सही काम ना करना क्या कहलाता है? डेविएशन। तो जब मैं कंट्रोल्स पे काम कर रहा हूं तो पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि 2 साइन ना होने को मैं डेविएशन कहूंगा। अगर अमाउंट आगे पीछे हो गई तो मैं उसे डेविएशन नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जो कंट्रोल चेक कर रहा हूं वो ये है कि 2 साइन हैं या नहीं। तो ये बड़ी ध्यान से करने वाली बात है। आपने जिस भी एरिया पे काम करना है पहले अपनी पॉपुलेशन को सामने ले आना है, फिर उसको समझना है, फिर देखना है उसमें सैम्पलिंग यूनिट क्या है, फिर उसमें से सैंपल उठाना है और अब राय कायम करनी है पॉपुलेशन के बारे में। क्या बात समझ आ रही है? तो पॉपुलेशन को समझना बड़ा ज़रूरी है कि पॉपुलेशन क्या है, किस तरह से। वापस इधर आते हैं। अब सैंपल साइज़ का एक डिसीजन है, लेकिन सैंपल साइज़ के डिसीजन में कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं तो थोड़ा सा उसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। सैम्पलिंग अप्रोच कौन सी यूज़ की जाए? सैम्पलिंग अप्रोच 2 तरह की हो सकती है। 1-3 कर दीजिएगा। सैम्पलिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच मतलब आपने क्या थीम यूज़ करना है सैंपल करते हुए। सैम्पलिंग की एक अप्रोच ये है कि आप कहें भाई मैं किसी किताब पे बिलीव नहीं रखता, मैं किसी सॉफ्टवेयर पे बिलीव नहीं रखता, मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर अकल है, मैं प्रोफेशनल जजमेंट रखता हूँ, मैं जाऊँगा अपनी पसंद से सैंपल सेलेक्ट करूँगा। ये कहलाती है नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच। आपने स्टैट्स की परवाह नहीं की, आपने साइंस की परवाह नहीं की, आपने मैथ की परवाह नहीं की, आपने कहा कि मैं किताबों को मानता ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 अलग अलग तरह की ख़वातीन और वो बना रही हूँ, फ़र्ज़ करें चिकन कोरमा। एक खातून पूरा हिसाब लगाए कि डब्बे के ऊपर कितना नमक और कितना मिर्च और इस तरह से दिया हुआ, पूरा हिसाब लगा के ये खातून कर रही है स्टैटिस्टिकल। और एक खातून पिछले 17 साल से बनाती आ रही है कोरमा, उन्हें ऐसे करके चुटकी पकड़ के अंदर जनाब यूँ किया और उतना डल गया मसाला जितना डलने की ज़रूरत थी। तो कोई जजमेंट पे चल रहा है और कोई स्टैट्स पे चल रहा है, किताबी बात पे चल रहा है, किसी मेथड पे चल रहा है, किसी प्रूवन तरीके पे चल रहा है। तो ऑडिटर भी 2 तरह के अप्रोचेस पे आ सकता है। स्टैटिस्टिकल अप्रोच जिसमें कोई ना कोई मेथड हो, कोई तरीका हो, कोई पैटर्न हो, कोई तो कैलकुलेशन हो, कोई तो सॉफ्टवेयर हो, कोई तो सिस्टम हो। और नॉन स्टैटिस्टिकल कोई सिस्टम नहीं, कोई निज़ाम नहीं, आपकी अपनी जजमेंट। क्या फ़ायदा अपनी जजमेंट का? फ़ायदा ये कि अपनी जजमेंट से जो सैंपल उठाएंगे वो ज़्यादा मज़ेदार होगा। मैं क्यों किसी सॉफ्टवेयर से कहूँ मुझे सैंपल निकाल के दो? सॉफ्टवेयर को क्या पता, मैं इदारे का ऑडिट करूँ, मुझे पता है ना कौन कौन सी जगह ज़्यादा हसासियत है।
मैं यहाँ आके क्लास में जो बच्चों से सवाल पूछूं, हाँ जी आपको ऑडिट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ऐसा क्यों करूं कि मैं आने से पहले एक्सेल की शीट पे एक फार्मूला लगाऊं और वो मुझे 5 का सैंपल निकाल के दे कि ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, जाओ क्लास में जाके पूछ लो। और मैं उन 5 बच्चों से क्यों पूछूं जिसका मुझे कंप्यूटर ने कहा, मैं उन 5 बच्चों से क्यों ना पूछूं जिनके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, मैं अपनी जजमेंट को क्यों ना यूज़ करूं। तो नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच की फेवर में हम बात करते हैं कि यहाँ ऑडिटर अपनी जजमेंट इस्तेमाल करता है। दिस इज़ गुड कि आप जजमेंट पे ज़्यादा भरोसा करें रादर देन किसी स्टैटिस्टिकल मेथड पे। बट नुकसान क्या है, ये बाइज्ड हो जाएगा, फिर वो अपनी सहूलत करना शुरू हो जाएगा, फिर वो कुछ चीज़ों को ज़रा ज़्यादा देखेगा, कुछ चीज़ों की तरफ उसकी नज़र नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर क्लास से सवाल पूछ रहा हूँ तो हो सकता है 2nd 3rd से लेके 5th रो तक बच्चे ज़्यादा कवर हों और फिर 2nd लास्ट और लास्ट रो ज़्यादा कवर हो, शायद दरमियान वाले बच्चे भी मिस हो जाए, सबसे आगे वाले बच्चे भी मिस हो जाए। चूँकि मैं इंसान हूँ, मेरा खास पैटर्न होगा हर दफ़ा। अगर मैं सॉफ्टवेयर से निकाला होता ये रैंडम नंबर्स तो कोई भी बच्चा कहीं से भी सिलेक्ट हो सकता था। तो स्टैटिस्टिकल में सारे आइटम्स के पास बराबर चांस है सिलेक्शन का, और नॉन स्टैटिस्टिकल में बराबर चांस नहीं है। तो अगर बहुत लार्ज पॉपुलेशंस हैं और आप जो है सैंपल उठाना चाह रहे हैं तो स्टैटिस्टिकल मेथड से कह दें और आप उस पर काम कर लें। लेकिन अगर दरमियानी पॉपुलेशन है और आप चाह रहे हैं कि आप खुद भी ज़रा ज़्यादा इन्वॉल्व रहें तो आपको किस तरफ जाना चाहिए, नॉन स्टैटिस्टिकल। बात समझ आई जी? 3 एक दफ़ा ऑफ कर दीजिएगा ज़रा, जज़ाकल्लाह। Sampling approach. Statistical sampling involves random selection and applies probability theory to evaluation of sample result and measurement of sampling risk. Statistical approach में आप कोई random selection और कोई probability theory, कोई तरीका पैटर्न इस्तेमाल करते हैं और फिर आप सैंपल के रिजल्ट को पॉपुलेशन के ऊपर सही से प्रोजेक्ट कर लेते हैं। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग जजमेंटल सैम्पलिंग है, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे डिपेंड नहीं करती, ये आपकी जजमेंट पे डिपेंड कर रही होती है। तो फिर बेनिफिट क्या है स्टैटिस्टिकल के? आपको एक ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिकल के, वो जो किसी मेथड के थ्रू, किसी टूल के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, आपको ऑब्जेक्टिव मैथमेटिकली प्रिसाइज बेसिस मिल जाती है सैम्पलिंग की। आपको एक तरीका मिल जाता है, हाँ भाई इसने हमेशा इस तरह से सैम्पलिंग करनी है। सैम्पल साइज प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या है, और सम टाइम यही एक बेस्ट तरीका है जब आप बहुत लार्ज पॉपुलेशन को ऑडिट कर रहे हो तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग बड़ा अच्छा तरीका है। डिसएडवांटेज इसके या दूसरे के एडवांटेजेस क्या हैं? अ डिग्री ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड। स्टैटिस्टिकल के लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, सॉफ्टवेयर को चलाना कैसे है, उसको समझाना कैसे है, ये देखना पड़ सकता है हमें। सैंपल साइज हो सकता है अच्छे खासे लार्ज हो और शायद मेरा उस पर खामखा टाइम ज़्यादा लग जाए। जजमेंट की बेस पे मैं 4 चीज़ें पकड़ता मुझे पता लग जाता, इधर मैं 50 चीज़ें पे काम करके भी शायद मैं उतना मुतमईन ना हो पाऊँ। It may be preferable to rely on the skill, experience and judgment of auditor rather than किसी मॉडल की बात करें। आप किसी मैथमेटिकल मॉडल के बजाय अगर इंसान पे भरोसा कर लें तो ज़्यादा प्यारी बात नहीं है। तो जजमेंटल के अपने फ़ायदे हैं और नॉन जजमेंटल के अपने फ़ायदे हैं। आसान अल्फाज में, जहाँ कम टाइम हो, डाटा बड़ा हो और आप ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, आप स्टैटिस्टिकल की तरफ चल जाएं। लेकिन जहां ऑडिटर सीनियर है, मैच्योर है, डाटा कंट्रोलेबल है और वो ख़ास किस्म के नतीजे तक पहुंचने की शदीद ख्वाहिश रखता है और वो सीनियर एक्सपीरियंस बंदा है, तो वो जजमेंटल सैम्पलिंग की तरफ चला जाएगा। ये अप्रोच समझ आई? अब यहाँ से हमने कहा कि अपनी पॉपुलेशन को हमने समझना है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर डिबेट है। कहते हैं पॉपुलेशन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए, जो ढूंढना है वही पॉपुलेशन होनी चाहिए। एसी को ढूंढना है तो रसीदों में नहीं ढूंढना, फिजिकली एसी में ढूंढना है, और अगर ओनरशिप को ढूंढना है तो एसी में नहीं ढूंढना, रसीदों में ढूंढना है। पॉपुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए, तमाम सैम्पलिंग यूनिट होमोजीनियस होने चाहिए, मिलते जुलते होने चाहिए, ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन अगर आपके सैम्पलिंग यूनिट में बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हों, कोई एसी पुराने हैं कुछ नए हैं, तो आप एक काम करें, कैटेगरीज बना दें। आप कहें ये 25 पुराने एसी हैं, ये 30 नए एसी हैं, ये इतने फलाना तरह के एसी हैं। आपने पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब हर ग्रुप के अंदर जाके सैंपल निकाल लें तो ज़्यादा मज़ेदार होगा। रादर देन आप सारे आइटम्स को बराबर काउंट करें, आप उनमें स्ट्रेटिफिकेशन कर लें। ऑडिट एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है अगर ऑडिटर स्ट्रेटिफाई कर ले एक पॉपुलेशन को, उसको डिफरेंट सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल लार्ज वैल्यू आइटम वर्सेस स्मॉल वैल्यू, हाई रिस्की आइटम। रिसीवेबल्स में हम कहते हैं कि जो 30 दिन से ज़्यादा पुराने हो गए हैं, जो 15 दिन से पुराने हैं, जो 5 दिन से ज़्यादा पुराने हैं। कैटेगरीज बना दी, हर कैटेगरी पे अलग सैंपल निकाल के हर कैटेगरी के बारे में राय कायम कर लें। मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं कॉलेज में चलता हुआ आ रहा हूँ और रास्ते में मुझे रैंडमली जो 50 बच्चे मिले, अगर मैं उनसे पूछूं कि हाँ भाई आप कॉलेज की परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं या नहीं है, तो मुझे एक जवाब मिलेगा। लेकिन अगर मैं 20 अलग अलग क्लासरूम्स में जाऊँ, कहीं ऑडिट हो रहा है, कहीं FR2 हो रहा है, कहीं MFA हो रहा है, कहीं कंपनी लॉ हो रहा है, मैं अलग अलग क्लासों में जाऊँ 20,
और हर क्लास में जाके 2 बच्चों से पूछूं कि हाँ भाई आप कॉलेज से मुतमईन हैं या नहीं है। तो जब मैं 20 अलग अलग क्लासों में 2-2 बच्चों से पूछा, उसमें मुझे एविडेंस ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और वो जो ने रैंडमली 50 बच्चों से पूछ लिया था, हो सकता है उन 50 में से 40 बच्चे तो एक ही क्लास से निकल के आ रहे हो। तो ज़्यादा अच्छी राय मुझे ज़्यादातर पॉपुलेशन के बारे में कब मिलेगी? जब मैं ग्रुप बना के 20 क्लासों में 2-2 बच्चों से पूछूंगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना सैंपल है? 40। और पहले कितना था? 50 से हल्की एश्योरेंस मिली और 40 से। ऑडिट स्टैंडर्ड यही तो करते हैं, ऑडिटर की ज़िंदगी तो आसान करते हैं, उसे टोटके ही तो बता रहे हैं कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, चीज़ों को इस तरह से कर लो, चीज़ों को उस तरह से कर लो। तो दिस कैन हैपन कि पॉपुलेशन में से मैं पहले सेग्रीगेशन करूं, मैं कहूं हाई वैल्यू आइटम है 4 जो कि 80% ऑफ टोटल है। डेटर्स हैं फर्स्ट करें 400, जिनमें से 4 डेटर हैं जो 80% है और बकाया हैं जो कि रिमेनिंग को वो कर रहे हैं। तो मैं 2 ग्रुप्स क्यों ना बना दूं, छोटे डेटर बड़े डेटर, और जो बड़े डेटर का ग्रुप बनाया है, स्ट्रैटम बनाया है, वो जो एक ग्रुप बनाया है उसको 100% वेरीफाई कर दूं और जो बाकी है उसमें क्या कर लूँ? सैम्पलिंग। तो कम मेहनत लगी, ज़्यादा अच्छी एश्योरेंस मिल गई। तो ये हमें गाइड कर रहा है कि आप डिफरेंट तरीके से स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं। एक दफ़ा आई के अपने मूड में पूछ लिया कि ज़रा बताओ डेटर्स को कैसे कैसे स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, डेटर्स को कितने बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं? जी किस बेसिस? एजिंग बेसिस पे, अमाउंट्स के हिसाब से, जोग्राफिकल, गुजरांवाला के डेटर, कराची के डेटर, सिंध के डेटर, जी प्रोडक्ट के हिसाब से, सीए के डेटर, एसीसीए के डेटर, पीआरसी के डेटर्स। फिर तो कोई भी नहीं आएगा ना उस ग्रुप में। जी टाइम के हिसाब से, ट्रांजैक्शंस के हिसाब से, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे आप किसी भी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दें। तो अगर एक ऑडिटर को लग रहा है कि मेरी पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है, ये क्या होता है? एक जैसे जो है, तो अगर होमोजीनियस नहीं है तो फिर कोशिश करें कि आप ग्रुप्स बना दें ताकि हर ग्रुप के अंदर होमोजीनियस टाइप के आइटम हो, ताकि आप कम मेहनत करें और आपको एविडेंस ज़्यादा अच्छा वाला मिले। ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम विद इन ईच स्ट्रेटम। हर ग्रुप के अंदर हम चाह रहे हैं कि वेरिएशन ना हो, हमारे पास मिलते जुलते सारे ग्रुप्स बने हुए हों। जब टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म कर रहे होंगे तो पॉपुलेशन को समटाइम हम पैसों के हिसाब से भी इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। तो हर स्ट्रेटम के ऊपर अलग से काम करेंगे और हर स्ट्रेटम का जो नतीजा आएगा वो स्ट्रेटम, उस ग्रुप के ऊपर हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे, जिससे अल्टीमेटली पूरी पॉपुलेशन रीजनेबली कवर हो जाएगी। हम डिबेट कर रहे थे कि सैम्पलिंग अप्रोच क्या होगी। सैम्पलिंग अप्रोच हमें समझ आ गई। अब ये जो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है इसके अंदर भी 2 मेथड हैं और जो नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच है इसके अंदर भी कुछ मेथड्स हैं। तो अब किताब से पूछते हैं, किताब हमें बताएगी मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। अप्रोच है सोच क्यों होनी चाहिए, मैंने दिमाग इस्तेमाल करना है या सॉफ्टवेयर टाइप की चीज़ इस्तेमाल करनी है, और मेथड क्या है, किस तरीके से सैंपल निकालना है। तो एक बड़ा मशहूर मेथड है रैंडम सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का एक बड़ा मशहूर मेथड है रैंडम। तमाम पॉपुलेशन में आइटम के पास बराबर चांस होता है और रैंडम नंबर्स को हम यूज़ करते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था, रैंडम नंबर टेबल होते थे, बड़ी बड़ी किताबें होती थी कि आप कहते थे 1 से लेकर 1000 तक मुझे 40 रैंडम नंबर चाहिए, तो वो आप उसके अलग अलग सफ़ों पे एक सफ़े पहुंचते थे तो 40 रैंडम नंबर जनरेट हुए होते थे 1 से लेके 1000 तक के। ज़माना बड़ा, सॉफ्टवेयर आ गए। अब एक्सेल के ऊपर भी एक रैंडम का फार्मूला है कि आप उसे रेंज बता दें कि इस रेंज से इस रेंज तक मुझे रैंडमली तुमने नंबर रिपीट करके देना है, तो वो आपको एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये है कि आप आंखों से पॉपुलेशन को देखने से पहले किसी सॉफ्टवेयर में पॉपुलेशन को डालें और वहाँ से रैंडमली कुछ सैंपल जनरेट कर लें। तो उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जांपल 1000 बच्चों से हमने पूछना था, तो उसने रैंडम नंबर जनरेटर ने मुझे 20 रैंडम बच्चे बता दिए। अब वो किसी भी क्लास के हों, जैसे मर्जी हो, मुझे सॉफ्टवेयर ने बताए हैं, जजमेंट तो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये है रैंडम नंबर या रैंडम सिलेक्शन, ये स्टैटिस्टिकल की किस्म है। इसमें हर आइटम के पास बराबर चांस होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये रैंडम है। ये इतना रैंडम है कि 1 से लेके 1000 तक हमारे बच्चे हैं, हो सकता है रोल नंबर 1 से लेके 100 तक एक भी बच्चा सेलेक्ट ना हुआ इस रैंडम में। हो सकता है 200 से 250 के दरमियान 40 सेलेक्ट हो गए हो। रैंडम है ना, वो तो रैंडम गोल गोल घूमा होगा, उसको खुद भी नहीं पता होगा मैंने पिछला नंबर क्या दिया है। तो रैंडम नंबर का एक प्रॉब्लम ये है कि आपकी पॉपुलेशन को आप स्प्रेड आउट करके नहीं समझ पाते, आप फैला के नहीं समझ पाते। तो फिर इसके लिए एक इन्होंने तरीका निकाला, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग।
सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में रैंडमाइजेशन भी मिल जाती है और पूरी पॉपुलेशन कवर भी हो जाती है। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 1000 बच्चे, हमने 1000 बच्चों को ऐसे करके तरतीब में खड़ा किया, रोल नंबर 1 2 3 4 चलते चलते ऐसे। हमने कहा हमें सैंपल कितना उठाना है, पता लगा जी सैंपल हमने उठाने हैं 20 का, 20, 1000 को 20 पे डिवाइड कर दिया, 50। इसका मतलब हर 50वां बच्चा सेलेक्ट करना है। लेकिन ये तो फिर कैलकुलेटेड हो गया। पहले 50 बच्चों में से रैंडम नंबर से कहा मुझे एक नंबर बता दो, उसने कहा 23। हमने कहा अच्छा 23, पहले 50 में क्या है 23, बस अब इसमें 50 ऐड करते जाएं। तो रोल नंबर 23, रोल नंबर 73, 80 वाला कौन था, खुदा का खौफ करें यार इतना तो जुल्म ना करें। 23, 73, फिर 123, 173, 223, 273। तो फीलिंग रैंडम भी है और पॉपुलेशन में तकरीबन हर 50 आइटम्स के बाद एक आइटम सेलेक्ट भी हो गया। इसमें फिर छोटी क्लासों के बच्चे भी आ जाएंगे, बड़ी क्लासों के बच्चे भी आ जाएंगे। इसमें हर तरह की पॉपुलेशन कवर हो रही होगी। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 365 दिनों की रसीदें बनी हुई हैं 10,000, वो इस तरह से सीरियल वाइज प्लान्ड है और आपने दरमियान में से इक्वल इंटरवल से उठा ली, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास तकरीबन हर महीने की रसीदें भी आ जाएंगी। अच्छा, जिस महीने में सबसे ज़्यादा रसीदें होंगी उस महीने का सैंपल भी सबसे ज़्यादा आपके पास आ जाएगा। तो ये बड़ा आउट क्लास तरीका है, ऑडिटर को ये बड़ा पसंद होता है। स्टार्टिंग एक रैंडम पॉइंट, उसके बाद एक इक्वल गैप जिससे पॉपुलेशन भी पूरी कवर हो जाए और रैंडमाइजेशन का एलिमेंट भी रह जाए। तो ये 2 तरीके हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच की। क्या ये मेथड समझ आया? फिर आते हैं हम दूसरी तरफ, नॉन स्टैटिस्टिकल, हैपहैज़र्ड, आर्बिट्रेरी बेसिस पे। इस सैंपल को उठा लिया, उस सैंपल को उठा लिया, उस सैंपल को उठा लिया। जैसे मैं क्लास में हूँ और मैं कहूँ हाँ भाई आप बताएं, अच्छा जी आप बताएं, अच्छा जी आप बताएं, अच्छा जी आप बताएं। अब ये दिखने में ही रैंडम है, लेकिन रैंडम में मेरी जजमेंट नहीं है, रैंडम में मुझे सॉफ्टवेयर ने रैंडम नंबर जनरेट करके दिए हैं। हैपहैज़र्ड में मैं अपनी आँखों को यूज़ करते हुए सैंपल उठा रहा हूँ, तो समहाउ कहीं ना कहीं मेरी अपनी जजमेंट इसमें इन्वॉल्व है। तो हैपहैज़र्ड और रैंडम में फ़र्क ये है कि रैंडम में मुझे पॉपुलेशन देखे बगैर मुझे पता लग जाता है कि मैंने क्या चेक करना है, जबकि यहाँ पॉपुलेशन को देख के मैं आर्बिट्रेरी बेसिस पे वो करता हूँ। तो हमने किसी फाइल से कोई सी 100 रसीदें उठा के देख ली, साइंटिफिकली मेथड वैलिड मेथड नहीं है और इसके अंदर बाइस हो सकता है। तो फिर एक अजीबोगरीब सा काम कई दफ़ा ऑडिटर करता है, वो कहता है भाई बजाय इसके एक सैंपल करें और फिर उसमें डाउट हो। भाई फॉर एग्जांपल 50 बच्चों का सैंपल उठाएं तो हो सकता है 50 के 50 वो हों जो लाहौर में रहते हों। 50 रैंडम बच्चों का सैंपल उठाएं तो हो सकता है 50 के 50 वो हों जो लाहौर से बाहर रहते हों। हो सकता है 50 के 50 नालायक बच्चे आए, हो सकता है 50 के 50 जो है वो उनमें कोई खास एट्रीब्यूट हो। तो मैं ही चाह रहा हूँ कि मेरा जो सैंपल है उसमें तकरीबन हर तरह का फ़ीचर मिल जाए। तो बजाय इसके कि मैं हर क्लास में से 2-2 सैंपल उठाऊँ और बाद में नज़र आए कि तो सैंपल एक जैसे ही हो गए सारे, मैं गया और ऑडिट के सारे बच्चों से पूछ लिया कि हाँ भाई आप मुतमईन हैं या नहीं है। अब क्या होगा, जब पूरी की पूरी क्लास ही सिलेक्ट कर डाली, 100 बच्चे इकट्ठे सेलेक्ट कर लिए। अब इन 100 बच्चों में गरीब बच्चे भी हैं, अमीर बच्चे भी हैं, लायक बच्चे भी हैं, नालायक बच्चे भी हैं, तीसरी दफ़ा पेपर देने वाले भी हैं, पहली दफ़ा पेपर देने वाले भी हैं। इसमें हर तरह के बच्चे मिल गए। सिर्फ एक फ़ीचर आउट हो रहा है कि बच्चा किसी और सब्जेक्ट का नहीं है, सिर्फ ऑडिट का है। तो एक पॉइंट पे कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, लेकिन आपको बाकी हर तरह की जो पॉपुलेशन की आइटम है वो मिल जाती है उसे एक ब्लॉक में, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक सैम्पलिंग। ऑडिटर एक कंप्लीट ब्लॉक ऑफ सैंपल उठा लेता है, यानी कि फॉर एग्जांपल पूरे महीने की सारी रसीदें, किसी एक प्रोडक्शन लोकेशन के सारे रिकॉर्ड्स। तो ये ब्लॉक सैम्पलिंग है, ये भी नॉन स्टैटिस्टिकल की किस्म है। यहाँ तक बात समझ आई? अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमें ये समझ आ गया कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं, ये समझ आ गया सैंपल किसे कहते हैं, मुख्तलिफ तरीके क्या हैं, सैम्पलिंग मेथड क्या है, सैम्पलिंग अप्रोच क्या है, सैम्पलिंग रिस्क क्या है। अब असूलन जिस पे डिबेट होनी चाहिए वो एक टेबल है, साइज़ ऑफ सैंपल के इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन इस टेबल को जब देख रहे होंगे तो इसमें फिर अभी कुछ अजीब सी टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इस तरह की चीज़ें आएंगी। फिर आधा मैं आपको बताऊं और आधा वापस आके बताऊं, तो बेहतर है कि हम एक दफ़ा एंड तक जाते हैं और फिर पलट के इधर आते हैं और फिर उसे देखने की कोशिश करते हैं। इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, ये समझना है कि मिस स्टेटमेंट किसे कहते हैं और डेविएशन किसे कहते हैं। जब मैं सैंपल उठा रहा हूँ और सैंपल की बेस पर राय कायम कर रहा हूँ तो मुझे समझना तो होगा कि व्हाट इज मिस स्टेटमेंट। अभी थोड़ी पहले बातें हुई थी,
एसी का मौजूद ना होना मिसस्टेटमेंट है या एसी की अमाउंट गलत होना मिसस्टेटमेंट है? ये डिपेंड करता है कि मैं क्या वेरीफाई करने चला हूँ। अगर मैं एग्जिस्टेंस वेरीफाई करने चला हूँ तो मौजूद ना होना मिसस्टेटमेंट है। अगर मैं अमाउंट वेरीफाई करने चला हूँ तो अमाउंट गलत होना मिसस्टेटमेंट है। तो आपको डिफाइन करना होगा, ऑडिटर नीड अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज मिसस्टेटमेंट या व्हाट इज deviation. A purpose of audit process is to gain evidence on the accuracy of trade receivable. Trade receivable की total अगर मुझे accuracy verify करनी है, an error जिसमें posting of invoice to a wrong customer account does not affect total balance of, मुझे देखना रिसीवेबल सही आ रहा है या नहीं आ रहा, और मिस्टर ए का रिसीवेबल मिस्टर ए के बजाय बी में पार्क हो गया, क्या टोटल को फर्क पड़ेगा? तो मेरे नज़दीक मिस्टर ए का मिस्टर बी में पार्क हो जाना मिस स्टेटमेंट नहीं काउंट होगा जब मैं क्या वेरीफाई कर रहा हूँ, एक्यूरेसी उसकी वेरीफाई कर रहा हूँ। तो ये समझना ज़रूरी है कि आप क्या वेरीफाई कर रहे हो, और हर चीज़ को मिस स्टेटमेंट नहीं कह देना। जो आपके जो वेरीफाई कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जा रही हो चीज़, उसको कह देना वो मिस स्टेटमेंट है। फिर इसमें आप डिफाइन करें टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट या रेट ऑफ डेविएशन क्या है। ये टॉलरेबल को समझाने के लिए कैलकुलेशन है, तो मैं इसको भी अभी होल्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे जाएंगे फिर पलट के इसको भी समझ रहे होंगे। अब हमने क्या करना है, हमने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं आइटम्स पे। हमने डिफरेंट आइटम्स पे ऑडिट प्रोसीजर लगाए, हमें सैंपल आ गया, सैंपल की बेस पे हम नतीजे तक पहुंच रहे हैं। ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें हर आइटम पे। अगर किसी खास आइटम पे सेलेक्टेड पे प्रोसीजर नहीं लग पा रहा तो परफॉर्म करें प्रोसीजर होना रिप्लेसमेंट आइटम पे। मैंने ये देखना है कि जब भी एक चेक 50,000 से ऊपर का होता है तो उस पर 2 लोग साइन करते हैं या नहीं करते। अब मैंने सैंपल उठाया और सैंपल में रैंडम था, तो मेरे पास चेक ही वो आ गया जो 50,000 से छोटा है। क्या इस पर मेरा प्रोसीजर लगेगा? तो मैं ये साइड पे रखूँ और इसकी जगह रिप्लेसमेंट आइटम उठा लूँ। मैंने रैंडमली पूछा, हाँ भाई आपको कल का लेक्चर समझ आया? उसने कहा सर कल मैं छुट्टी पे था। तो मेरा सैंपल गलत हो गया, मैं उस सैंपल को वापस रखूँगा, एक डिफरेंट सैंपल उठाऊँगा, उस डिफरेंट सैंपल से वही सवाल पूछूँगा। तो अगर आपका प्रोसीजर एप्लीकेबल ना हो तो फिर आप क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट आइटम पे। अगर आप प्रोसीजर लगाएं और प्रोसीजर से आपको मनपसंद रिजल्ट्स ना मिले तो कंट्रोल्स में आप उसे कह देते हैं डेविएशन हो गई। जो चाह रहे थे आप 2 साइन नज़र आए, वो नज़र नहीं आए, तो आप क्या कहेंगे इसे, डेविएशन। और आप चाह रहे थे कि वाकई 30 लाख रुपए की अमाउंट नज़र आनी चाहिए और वो नहीं नज़र आई, तो आप क्या कहेंगे, मिस स्टेटमेंट। तो कंट्रोल में आप बुराई को कहेंगे डेविएशन, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में आप बुराई को कहेंगे मिस स्टेटमेंट। सब्सटेंटिव प्रोसीजर बोल दें या टेस्ट ऑफ डिटेल्स बोल दें, फिलहाल बात बराबर है, जब तक हम एनालिटिकल प्रोसीजर से दोनों को सेग्रीगेट नहीं कर लेते। अच्छा, फिर सम टाइम क्या होता है, सम टाइम आप नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन या मिस स्टेटमेंट को देखते हैं और चेक करते हैं कि इसका ओवरऑल ऑडिट एरिया पे क्या फ़र्क है। सम टाइम उनमें कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो बार बार रिपीट हो रही होती है। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने जनाब एक रसीद देखी, उस रसीद पे 2 साइन नहीं थे, आपने साइड पे रख दिया, लो जी डेविएशन हो गई। 17 रसीदें देखी, सब पे साइन आ रहे थे, फिर एक रसीद नजर आई, उस पर डबल साइन नहीं था, आपने साइड पे रख दिया। फिर चेक करते गए तो आपको काफ़ी सारी रसीदें मिली। जब आपने ध्यान से देखा तो इन रसीदों में से 95% रसीदें सियालकोट की हैं। आपके पूरे पाकिस्तान में जोन बने हुए थे, लेकिन आपके पास आईवी में स्टेटमेंट में 95% में आईवी डेविएशन में 95% ऑफ द टाइम कहाँ गड़बड़ है, सियालकोट। जब गौर से देखा तो पता लगा कि सियालकोट में नहीं ये पता था कि उन्होंने 2 साइन करने हैं। तो अब ये जितने भी सियालकोट के एरर्स आपको मिले हैं, इनको एक एरर काउंट करना है। ये नहीं सोचना कि बार बार गलती हो रही है, आपने समझ जाना है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिपीट होने वाली चीज़ है। तो आपने फिर क्या करना है, सारे ही सियालकोट की इनवॉइसेस पकड़नी है, उनको इकट्ठे प्रोसेस करके इकट्ठे मैनेजमेंट से कहना है इस पर अप्रूव करवा दें, इसको साइन करवा दें। तो सम टाइम आपकी मिस स्टेटमेंट या आपके डेविएशन में कोई कॉमन फीचर रिपीट हो रहा होता है, किसी खास जगह की होती हैं, किसी खास महीने की होती हैं, किसी खास तारीख की होती हैं। तो अगर आपकी मिस स्टेटमेंट या डेविएशन में कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो ज़रा एक दफ़ा ख़ास तौर पे ध्यान से उसे देख लें, हो सकता है उसके अंदर कुछ कॉमन हो। बच्चों से मिलता चला गया, पूछा कॉलेज से मुतमईन हो, ज़्यादातर ने कहा मुतमईन है, कुछ ने कहा नहीं मुतमईन। जिसने कहा नहीं मुतमईन, उसके चेहरे की तरफ देखा तो बड़ा मैच्योर सा बच्चा नज़र आया, चेहरे पे बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, उसके आंखों में परेशानी थी, चेहरे पे हैरानी थी। तो सोचा कि जो मुतमईन नहीं है ये वही बच्चा है जो बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। तो जब एंड पे सबको इकट्ठा किया तो पता लगा ऑडिट के बच्चे थे। उन्होंने कहा जी वो जो है टीचर अच्छा भला कंपनी लॉ बी लॉ में तो बड़ा थोड़ा सा पढ़ाता था, ऑडिट में आके इसने जो है ना ये अचानक से वैशी हो गया और उसने बहुत ज़्यादा पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो तमाम बच्चे जो मुतमईन नहीं हैं, उन सबके चेहरों पे परेशानी कॉमन होने की वजह से नज़र आ गया कि ये एक ही इशू है,
इनका टीचर इन्हें पढ़ा ज़्यादा रहा है, यस सर। तो वो उस एक इशू को हम 17, 18, 20, 25 दफ़ा काउंट नहीं करेंगे। हम कहेंगे ये एक इशू है, इस इशू का एक सोल्यूशन होना चाहिए। उन बच्चों से कहेंगे खुदा का खौफ करो, यस सर। बड़े हो गए हो, अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। तो कहने का मतलब है कि अगर एक ही आइटम बार बार रिपीट हो रहा है तो आप क्या करेंगे, बात समझ आई। अब आते हैं एक पसंदीदा चीज़ की तरफ, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का क्या मतलब है बोला, सैंपल पे जो आया इशू उसको पॉपुलेशन लेवल पे चेक किया कि सही है या नहीं। हमें अब 1 बंद करना पड़ेगा। आज मज़ा आ रहा है सैम्पलिंग का। आज आप लोग भी ना सारा कुछ कनेक्ट करके सारे ताज़ा चीज़ें पढ़ के बैठे हुए हैं। पता नहीं अब शायद मुझे अकेले को मज़ा आ रहा है, आप लोग छुट्टी का इंतज़ार कर रहे हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट ये वाला, ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करे। कैसे इन्वेस्टिगेट करे, नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन या मिसस्टेटमेंट। जब भी मिसस्टेटमेंट आई और डेविएशन आई तो फ़ौरन से कचरे में नहीं फेंक देना, जानना है कि क्या हुआ, क्यों हुआ। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, किसी की नीयत ख़राब थी, कोई फ्रॉड तो नहीं करना चाह रहा था। और फिर देखिए कि उनका हमारे इस ऑडिट प्रोसीजर और अदर ऑडिट एरियाज़ पे उस मिसस्टेटमेंट या डेविएशन का क्या हुआ। यानी कि जब मिसस्टेटमेंट या डेविएशन आए तो आपने उसको अलग से ज़रूर देखना है कि ये क्यों हुआ। भाई मैनेजमेंट ने तो 2 साइन करने थे, ऐसा क्या हुआ कि 2 साइन नहीं हैं। मोस्ट प्रॉब्ली गलती होगी, लेकिन फ्रॉड भी तो हो सकता है, रिलेटेड पार्टी भी तो हो सकती है। तो आपको पूरे ऑडिट में साफ़ चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं और ख़राबी कहीं कहीं नज़र आ रही है। तो जब खराबी नज़र आए तो क्या करना है, अलर्ट हो जाना है, उस खराबी को समझना है वो क्यों हुई है। उसको जानेंगे तो हमें बहुत कुछ पता लग जाएगा। तो ये अपर लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो ये एज्यूम करें, जो स्टाफ बेस लेवल पे जो कर रहे होते हैं ये परफॉर्म, ठीक है, वो तो मतलब ट्रेनी होते हैं। जी बिल्कुल। अब बेस लेवल पे तो ट्रेनी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हो सकता है ट्रेनी बेचारे को समझ ना आए, तो ट्रेनी ने कुछ इश्यूज़ निकाले, उस इशू के ऊपर अपने कमेंट्स लिखे। तो हो सकता है उसका सीनियर जब उसे रिव्यू कर रहा हो तो कहे यार ये तुमने मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई की है, इसके पीछे लिखा नहीं रीज़न क्या थी। उसने कहा जी क्या मतलब, ये भी लिखना होता है। उसने कहा लिखना होता है, देखो तो सही, समझो तो सही क्या है। वो जाके टक्कर मारेगा, आधी क्लाइंट बात सही बताएगा, आधी गलत बताएगा। वो आके कहेगा जी ये रीज़न होते हैं, उसी ने कहेगा पागल समझा हुआ है, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। फिर ये लोग जब पार्टनर को दिखा रहे होंगे, मैनेजर को रिव्यू करा रहे होंगे, तो उसने भी पूछना है कि ये जो ये मिसस्टेटमेंट तुम लोगों ने आइडेंटिफाई की, इनके आगे रीजंस नहीं लिखी हुई। तो ये एक प्रोसेस है। अगर आप ये सोचेंगे कि ट्रेनिंग काम कर रहा है तो वो तो हल्का सा काम करेगा, उस बेचारे को क्या पता लगेगा, नहीं, वहाँ डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू का एक पूरा निज़ाम है। वो जो काम करेगा उसको किसी ने चेक करना है, किसी ने उसे गाइड करना है, किसी ने उसे समझाना है कि इसको यूँ देखो, इसको यूँ देखो। तो हम इस वक्त सिखा तो ट्रेनिंग्स को रहे हैं, मैं आपको सिखा के भेज रहा हूँ ये सारी बात, लेकिन आप वहाँ जाके आपकी याददाश्त उड़ जाएगी। आप कहेंगे वो तो पेपर पास करने के लिए ऑर्डर टटा मारा था। तो पहले समझाता है आईकैप, फिर फर्म में आपको भेजता है, और फिर आप प्रैक्टिकली अपने समझे हुए नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं। और कुछ जगह फिर आपके सीनियर, सेमी सीनियर और मैनेजर आपको गाइड करके आपको राह रास्त पर डालने की कोशिश करते हैं। वापस इधर आते हैं, वक्त कम और मुकाबला थोड़ा ज़्यादा सख्त। प्रोजेक्शन करनी है जी अब हमने, तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, टाइम कम है तो हम लिख के तो नहीं कर सकते, तो एनिमेशंस को यूज़ कर लेते हैं। फर्स्ट करें, एक जगह टोटल सेल्स है 1 मिलियन की, और उस एरिया की परफॉर्मेंस मटेरियलिटी चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। मटेरियलिटी का एक छोटा लेवल भी होता है, जब आप ऑडिट करने लगते हैं तो आप कोशिश करते हैं आप उसके अंदर अंदर रहें। फिलहाल परफॉर्मेंस को इग्नोर कर दें। सेल्स 1 मिलियन की और मटेरियलिटी लेवल क्या है 2 लाख। इस 10 लाख की सेल में 2 लाख से ऊपर का गड़बड़ होगी तो आप क्या कहेंगे, मिसस्टेटमेंट है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। आपने सैंपल उठाया लाख का और नाचना शुरू हो गए खुशी से। भला क्यों, लाख रुपए में तो 2 लाख का मसला निकल ही नहीं सकता। मटेरियलिटी कितनी है 2 लाख, सैंपल कितना है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि लाख रुपए में 2 लाख के मसले निकल आए। लेकिन भाईजान वो 2 लाख है उस लेवल पे। तो अब आपको प्रोजेक्ट करना होगा। आपने सैंपल उठाया, सैंपल था 1 लाख का और सैंपल में एरर आ गया 17,000 का। जब सैंपल में 17,000 का एरर आ गया, लेकिन आपका सैंपल था इतना, आपकी सैंपल से आपकी पॉपुलेशन का रिश्ता कितने गुना का है, 10 गुना है। तो फिर मुझे इसको भी प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट करना होगा और इसको 10 गुना करके देखना होगा कि क्या बनता है। जब मैंने इसको 10 गुना करके देखा, यानी कि मेरा प्रोजेक्शन रेट 10 था, पॉपुलेशन और सैंपल का जो रिश्ता, तो एरर था सैंपल में 17,000 का, मैंने 17,000 को मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 170। तो फिर मैंने सोचा, वाह, क्या सोचा कि ये तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से कम है, 170 है और मैं कहाँ तक बर्दाश्त कर सकता हूँ।
तो 10 लाख को चेक किया, लेकिन 10 लाख में से सैंपल लाख का उठाया, लाख में एरर कितने निकले? 17। तो इन 17 को प्रोजेक्ट करके देखा, अगर मैंने पूरा 1 मिलियन उठाया होता तो प्रोजेक्ट होके टोटल कितने एरर बन गए होते? और गुंजाइश कितनी है? टिक लगाया, मुतमईन हो गए, हमने कहा सब ओके है। प्रोजेक्शन समझ आ रही है? लेकिन फर्ज करें अब इसमें गड़बड़ करते हैं। इस दफ़ा वही सारा कुछ है, लेकिन एरर कितना निकला? 24,000 का लाख के सैंपल में। तो इसको अब क्या करेंगे? प्रोजेक्ट करेंगे। कितना निकल आया? अब सोचना है, ओहो ये तो परफॉर्मेंस एंटिटी क्रॉस हो गई। क्रॉस हो गई, एक काम करते हैं, रिपोर्ट क्वालिफाई कर देते हैं, कह देते हैं कि आपकी सेल्स मटेरियली मिसस्टेटेड है, क्योंकि उसमें 24,000 का हौलनाक इशू है, जो मुझे देख के डर लग रहा है कि शायद ये 2.5 लाख तक का इशू है। क्या डर की बेस पर रिपोर्ट खराब कर दें? अच्छा, पीछे आप कितने अच्छे लोग हैं, आपने कहा ओके लग रहा है, आगे चलते हैं। अब आप ये देखें, जब चीज़ें पॉजिटिव लग रही हो हम आगे चल पड़ते हैं, तो ये वाला रिस्क बेचारा रह जाता है। हो सकता है इसमें भी वो वाला रिस्क हो कि हम एक्सेप्टेंस कर रहे हो रॉन्ग की, लेकिन हम आगे चल पड़े। लेकिन जब मैं राइट को रिजेक्ट कर रहा हूँ ना, तो ये आसान बात नहीं है। मैं 24,000 की बेस पे रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं कर सकता, मुझे मज़ीद सैंपल उठा के तहकीक करनी होगी कि क्या मामला आता है। मैंने क्या किया, मैंने फिर से सैंपल उठाया, इस दफ़ा फिर लाख का सैंपल उठाया और इस दफ़ा आई उसमें 11,000। तो अब मेरा टोटल सैंपल हो गया 2 लाख। 2 लाख और 10 लाख का क्या रिलेशन है? 5 टाइम्स। 11,000 यहाँ है और पिछला कितना था? 24 और 11। समझ आ रही है कैलकुलेशन? 2 लाख के सैंपल में एरर कितना है? 35,000। अब मैं क्या करूँगा? 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। 35,000 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया, तो अब वो उससे नीचे आ गया, मैं इजी हो गया। फिर भी अगर डर लग रहा है कि हो सकता है तुक्का लग गया हो, तो अब क्या करें? एक और दफ़ा सैंपल उठा लें। अच्छा, फ़र्ज़ करें आप सैंपल निकालें, मसला आया, फिर सैंपल निकालें, मसला आया। कब तक सैंपल निकालते रहे? जब तक 2 लाख क्रॉस ना हो जाए। यानी आपने मफरूज़े की बेस पे रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं कर देनी कि मुझे डर लग रहा है कि अगर यूं करके देखो तो देखो ना 2.5 लाख वाली फीलिंग आ रही है, इस बेस पे रिपोर्ट ख़राब नहीं होगी। हाँ, लेकिन जब आपका मफरूज़ा आपको यस कह रहा है तो आगे चल पड़े। लेकिन मफरूज़ा अगर कह रहा है आपको, आपका हाइपोथेसिस कह रहा है कि यार क्या बात कर रहे हो, रुक के तो देखो, तो आप उसके मुताबिक काम करेंगे। ये बात समझ आई? स्टैंडर्ड बस नहीं करता। स्टैंडर्ड कहता है भाईजान समटाइम एक एक्सट्रीम केसेस में एनॉमली भी आ जाती है। एनॉमली एक ऐसा रिजल्ट है जो पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। पॉपुलेशन में एक आधी ऐसी चीज़ है तो आप उसकी बेस पे पूरी पॉपुलेशन के बारे में गलत राय मत कायम करें। आपने 10 रसीदें उठा के देखी और 8 रसीदों पे साइन आ रहे थे और 2 पे साइन नहीं आ रहे थे, लेकिन एक उस दिन की रिपोर्ट थी, रसीद थी जिस दिन अचानक से एक एम्प्लॉय की डेथ हो गई थी और सारे लोग वहाँ चले गए थे और कोई बंदा अवेलेबल नहीं था, तो मजबूरन एक बंदे को साइन करना पड़ा। ऐसा दिन पूरे 365 दिन में एक दफ़ा आया था। अब मैं उस एक दिन के एक सैंपल की बेस पे मेरे 10 में से 2 जगह साइन नहीं है, तो ऐसा ना हो कि मैं इस 20% को पूरी पॉपुलेशन के ऊपर प्रोजेक्ट कर दूँ। उस एक को तो मुझे माइनस कर देना चाहिए, उस एक को नहीं काउंट करना चाहिए। वो एक एरर है, लेकिन मैं उसको 10 या 100 से तो नहीं मल्टीप्लाई करूँगा। तो एनॉमली किसे कहते हैं? ऐसी चीज़ जो कि रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी लें कि ये मैं स्टेटमेंट, ये डेविएशन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होनी चाहिए और ये वाकई क्या होनी चाहिए? एनॉमली होनी चाहिए। तो आपने सेल्स के ऊपर प्रोसीजर लगाते लगाते आपको अचानक से नॉन करंट एसेट की बाइंग की रसीद नज़र आ गई, एंटर हुई हुई, आपने कोई है कि ये गौर से देखा तो पता लगा कि ये एक एरर था। फिर बहुत ध्यान से लेजर को स्कैन करके देखना है कि कहीं दोबारा तो सेल्स के अंदर नॉन करंट एसेट की बाइंग की रसीद तो नहीं डली हुई। अगर आपको कंफर्म हो गया कि एनॉमली है, तो अब आपने उस एनॉमली को एक टाइम एरर काउंट करना है, आपने उसे मल्टीप्लाई नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करें वही वाली एग्जाम्पल, 1 मिलियन की सेल है, 2 लाख मटेरियलिटी और सैंपल साइज़ है 1 लाख। आपने 1 लाख का जब सैंपल उठाया तो 24,000 की मिसस्टेटमेंट मिली, जिनमें 8,000 थी एनॉमली। अब ये बड़ा जुल्म होगा कि मैं इस 24 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 8,000 भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाए, हालांकि ये तो वन ऑफ चीज़ है। तो क्या करना चाहिए भला? 8 को साइड पे कर दूं, 16 को साइड पे कर दूं, 16 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 8 एक दफ़ा तो ऐड करूं ना, 1 मिसस्टेटमेंट तो है। तो हम क्या करेंगे, हमने जनाब इसको जब प्रोजेक्ट करना है तो 24,000 में एनॉमली 8,000 की है, तो फिर अब हमने ऐसा नहीं करना कि हम प्रोजेक्शन रेट से मल्टीप्लाई करें। हम क्या करेंगे, 24,000 में से 8 माइनस कर देंगे
जो बच गया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और जवाब में एक दफ़ा एनॉमली को ऐड कर दिया और अंदाज़ा लगा लिया कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो अगर एनॉमली हो तो आपने चीज़ों को इस तरह से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक सेकंड लेवल हम डेवलप कर लेते हैं। वो सेकंड लेवल क्या है? जब हमने प्रोजेक्शन की है, प्रोजेक्शन हम जो कर रहे हैं वो क्या है? स्टैंडर्ड ने में क्या कहा है? स्टैंडर्ड ने कहा है टेस्ट ऑफ डिटेल में प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज इक्वल टू मिसस्टेटमेंट इन सैंपल मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन है। फॉर एनॉमली प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट इज मिसस्टेटमेंट इन सैंपल माइनस एनॉमली मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्शन रेट प्लस एक दफ़ा एनॉमली। दोनों फार्मूले समझ आ रहे हैं? अच्छा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में तो रुपए पैसे की बात ही नहीं हो रही, वहाँ तो हो रही है 20% साइन नहीं था, 5% मसले थे। तो प्रोजेक्शन ऑफ डेविएशन नेसेसरी नहीं है, क्योंकि जो सैंपल की परसेंटेज है वही, क्योंकि सब्सटैंटिव प्रोसीजर में तो कहते हो ना 24,000 का मसला आ गया और टोटल है 10 लाख, तो वहाँ रुपए पैसे की बात होती है और कंट्रोल्स में परसेंटेज की बात होती है। तो जो परसेंटेज मेरा सैंपल में डेविएशन है वही परसेंटेज मैं काउंट करूँगा कि पॉपुलेशन में भी मेरी वही डेविएशन हो गया। वापस पीछे आते हैं, ये ज़रा प्रोजेक्शन की जब हम बात कर रहे थे, इतनी मेहनत की हमने खामखा। प्रॉब्लम क्या है? ये पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन की मेटीरियलिटी है और ये मेरा सैंपल है और ये सैंपल का एरर है। सैंपल में ये एरर है और पॉपुलेशन में इतना एरर बर्दाश्त हो सकता है। तो दो तरीके हैं, ये सैंपल है वो पॉपुलेशन है। सैंपल की चीज़ को पकड़ के उछाल के पॉपुलेशन के बराबर कर दूँ, हमने क्या किया? प्रोजेक्ट कर दिया। एक दूसरा तरीका भी तो हो सकता था, पॉपुलेशन को ड्रॉप कर देता सैंपल लेवल पे। अगर 10 लाख में 2 लाख मटेरियल है तो 1 लाख में 20,000 मटेरियल होना चाहिए। तो अब चूंकि 20,000 से नीचे का आया है, यहीं पे खुशियां मनाना शुरू कर दो। बात समझ रहे? रादर देन मैं सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन तक पहुंचूं, मैं पॉपुलेशन की बेस पे सैंपल की मेटीरियलिटी लेवल सेट कर दूं। जब आप पॉपुलेशन की बेस पे सैंपल की मेटीरियलिटी लेवल सेट करते हैं तो इसको हम कहते हैं टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट। आप सैंपल में कितनी गलती बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखते हैं इसमें क्या हुआ? 24,000 का मसला आया और हमारी टॉलरेंस कहाँ है? 20,000। परेशान हो गए, मज़ीद सैंपल उठाया। इस दफ़ा कितना आया? ये जो अगली दफ़ा उठाया तो 11 और आ गया। अच्छा, अब सैंपल कितना हो गया? 2 लाख। तो 10 लाख में अगर 2 लाख है मटेरियलिटी तो 2 लाख में 40,000 आ गई टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट। और यहाँ कितनी मिसस्टेटमेंट बन रही है? तो मुतमईन हो गए। तो दो तरीके हैं, सैंपल पे एरर्स निकालें और उसको प्रोजेक्ट करके पॉपुलेशन तक ले जाएं। दूसरा तरीका, आप शुरू में ही तय कर लें कि मेरे सैंपल का टॉलरेंस लेवल क्या है, कितनी गलती मैं सैंपल में बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो ये कहलाएगा टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट। क्या बात समझ आई? तो एक दफ़ा ज़रा किताब में टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट के बारे में हल्का सा ये जिक्र कर रहे थे, इसको भी पढ़ लेते हैं। A monetary amount set by auditor in order to address the risk of aggregate of individually immaterial misstatement may cause the financial statement to be materially misstated। इंतहाई वही बात कर दे। अगला जुमला पढ़ते हैं, शायद समझ आ जाए। It is application of performance materiality to a particular sample। तो अब ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं भाई आप सैंपल लेवल पे एक छोटी सी चीज़ सेट कर दो ताकि ऐसा ना हो कि छोटी छोटी इममेटीरियल चीज़ें इकट्ठी होके जब मैं सैंपल पे 20,000 बचाऊंगा तो पॉपुलेशन पे 2 लाख बच जाएगा। समझ रहे हैं? मुझे पॉपुलेशन पे 2 लाख बचाना है तो मैंने सैंपल लेवल पे क्या किया? तो अगर मेरा सैंपल लेवल पे मैं उस छोटी सी अमाउंट को कंट्रोल कर लेता हूँ तो दिस इज़ वेरी इजी और हम बड़े अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली आगे चल सकते हैं। बात समझ आई? अब आखिरी चीज़ जो सैंपल वाले हमारे ये टेबल है। इस टेबल में थोड़ी सी लैंग्वेज हैवी है लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कौन से फैक्टर पे सैंपल साइज़ बढ़ेगा, कौन से फैक्टर पे सैंपल साइज़ कम होगा? पहले मैं जनरल सवाल पूछता हूँ। आप बहुत भरोसा करना चाह रहे हैं अपने किसी ख़ास सैम्पलिंग प्रोसीजर पे तो सैंपल साइज़ ज़्यादा होगा। अच्छा, पिछले वाले प्रोसीजर से आपको कंफर्ट मिल गई और आप इजी हो गए और अब अगले प्रोसीजर पे काम करने लगे, सैंपल साइज़ कम हो जाएगा। अगर आप स्ट्रेटिफिकेशन कर दें तो सैंपल साइज़ कम हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई में एश्योरेंस हासिल करना चाहते हैं सैंपल बढ़ जाएगा। तो तकरीबन इसी तरह की बातें हैं। इंक्रीज इन एक्सटेंट टू विच ऑडिटर रिस्क असेसमेंट टेक्स इनटू रेलेवेंट कंट्रोल, जो आप अपने प्रोसीजर में कंट्रोल्स को कितनी अहमियत देते हैं। अगर ज़्यादा अहमियत देते हैं तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे सैंपल क्या होगा? बढ़ जाएगा। और इंक्रीज इन द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जितना ज़्यादा आपको रिस्क लग रहा है
है। ये आमने सामने है, तकरीबन एक जैसा फैक्टर और आमने सामने लिखे हुए हैं। देन इसको इग्नोर करते हैं। इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, आपको लग रहा है ज़्यादा गड़बड़े होंगी तो इंक्रीज अमाउंट ऑफ मिस स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड ज़्यादा हो जाएगा। इंक्रीज इन ऑडिटर डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, आपकी एश्योरेंस का आप डिजायर्ड लेवल बढ़ाना चाह रहे हैं कि आपकी टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन ना बढ़े उस अमाउंट से। आप बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं कि जो आपने टॉलरेंस रखी है सैंपल लेवल पे वो पूरे पॉपुलेशन का सही से रिप्रेजेंटेटिव हो, तो क्या करें, सैंपल साइज बढ़ा दें। और अगर इंक्रीज इन ऑडिटर डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस की टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट ना बढ़ जाए, यानी जब आपकी ख्वाहिश ज़्यादा है, जब आपको रिस्क ज़्यादा है, जब आपने काम ज़्यादा करना है, जब आपने भरोसा ज़्यादा करना है, तो सैंपल के साथ क्या करें, इंक्रीज कर दें। अगर उसी चीज़ पे अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स लगा रहे हैं सेम असर्शन के लिए, वही चीज़ 3 तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं, तो इस वाले तरीके पे सैंपल साइज कम से कम चल जाएगा। पॉपुलेशन की स्ट्रेटिफिकेशन अगर हुई हो तो कम से काम चल जाएगा। इसका मतलब है दरमियान में परेशानी कहाँ पे, यहाँ। टॉलरेबल रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट अगर बढ़ जाए तो सैंपल डिक्रीज हो जाता है, अजीब सी बात है। अगर आप सोचें कि अब मैं 5,000 रुपये का एरर भी बर्दाश्त नहीं करूंगा तो सैंपल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के तसल्ली करेंगे कि 5,000 का भी तो कोई मसला, और एक तरफ आप कह रहे हैं लाख रुपए की भी खैर है। तो जब आपका टॉलरेबल रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट बहुत नीचे चला जाए कि आप बहुत ही छोटी चीज़ पे भी बर्दाश्त से बाहर हो जाएं, तो आप ज़्यादा सैंपल उठा के तसल्ली करें कि क्या ऐसा ही है। और जब आप कहें ठीक है कोई बड़े से बड़ा मसला भी हो जाए तो खैर है। आसान अल्फाज में, जब आपको पता हो कि मैं फर्स्ट से सेकंड भी आऊँ तो घर वालों ने बहुत मारना है, उनकी टॉलरेंस बहुत कम है, तब आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स लगाएंगे। और अगर आपको पता है कि उनका दिल खुला है, बस पास भी हो जाऊँ तो चल जाएगा काम, तो प्रोसीजर कम कर देंगे। तो जितनी ज़्यादा टॉलरेंस होगी उतना रिलैक्स होंगे, और जितनी कम टॉलरेंस होगी उतना ध्यान से काम करेंगे। तो ये टेबल इसमें ट्रिकी है, और अगर बहुत परेशान हो जाएं तो रट्टे नामी की स्किल तो आपके पास है, इसको आसान कर सकते हैं। जहाँ डिज़ायर ज़्यादा है, अश्योरेंस ज़्यादा है, ख्वाहिश ज़्यादा है, कोशिश ज़्यादा है, भरोसा ज़्यादा करना है, सैंपल बढ़ा लें। एक काम कर लें, बस ये देख लें सैंपल कम कब होता है, बाकी हर जगह लिख दीजिएगा बढ़ेगा। सैंपल कहाँ होता है कम, स्ट्रेटिफिकेशन से कम हो जाता है, उसी चीज़ को किसी और तरीके से वेरीफाई करने से कम हो जाता है, और यहाँ उलट है, टॉलरेबल स्टेटमेंट कम होती है सैंपल। अगर सैम्पलिंग यूनिट बढ़ जाए तो क्या होगा, हाँ जी, अब हमने तो बस्ते भी पैक कर लिए थे। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप एक लाइन पे पहुँचे और वहाँ थे 100 डेटर्स, क्या जजमेंट कहती है कितने डेटा उठाएंगे, 100 हैं, 20 उठा लेंगे, चलें। अगर हज़ारों, अमाउंट इग्नोर कर दें, अमाउंट की बात ही नहीं हो रही इस वक्त, नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स की बात हो रही है। 1000 है तो किसी ने 100 का, किसी ने 50 का। अच्छा, जब मैंने 100 कहा था तो आप लोगों ने 20% उठाए थे, और अब मैंने जो है वो 1000 कह दिया तो आप पहुंच गए 50 तक। मैं 900 का सफ़र कर रहा हूँ, आप 30 का सफ़र कर रहे हैं। अच्छा चलें, अगर 1 लाख हो 2000 उठा लेंगे, 1 करोड़ हो 5000 उठा लेंगे। तो सैम्पलिंग यूनिट अगर आपकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ या कम हो रहे हो तो उससे आपके सैंपल साइज पे नेग्लिजिबल फ़र्क पड़ता है, लेकिन काबिल गौर नहीं है कि मैं पॉपुलेशन में 900 यूनिट बढ़ा रहा हूँ और आप सैंपल में सिर्फ 30 यूनिट बढ़ा रहे हैं। तो अगर सैम्पलिंग यूनिट पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो तो उससे सैंपल साइज पे फ़र्क नेग्लिजिबल पड़ता है। तो दैट वाज सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग को हमने एक यूनिट में, एक सेटिंग में, बल्कि एक स्टैंडिंग में, आप लोगों की सेटिंग थी, इसको पूरे को कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आई होगी। लाइट्स अगर ओपन कर दें, कल का लेक्चर बड़ा ज़रूरी है। कल हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कैसे बनाते हैं उसको पढ़ेंगे, और जितने भी सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हमारे पास हैं हम ज़्यादातर को कल एक सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कल सब्सटैंटिव प्रोसीजर और 2 स्टैंडर्ड जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर के साथ कनेक्टेड होते हैं, इन्वेंट्री काउंटिंग का स्टैंडर्ड 501 और एक्सटर्नल कन्फर्मेशन 505। तो कल का दिन काफ़ी ज़्यादा अहम है, कोशिश कीजिएगा आएँ और अच्छी तरह से कल के सेशन का भरपूर फ़ायदा उठाएं। ख़ासतौर पे वो जो यहाँ नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि उनके लिए वो एक नई स्किल होगी। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं।